हेलो वंशल लवर, कैसे हैं सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी ऑथर नरेटर प्रीति आप लोगों के लिए मैं फिर से एक वन शॉट एफएफ लेकर आई हूँ, जो मुझे एक चैलेंज के तौर पर मिला है। एक्चुअली में हम सारे यूट्यूबर मिलकर हर मंथ एक दूसरे को एक चैलेंज देते हैं, तो मुझे भी इस बार एक चैलेंज मिला है और जिसका टॉपिक है हिडन आइडेंटिटी। ये मुझे वांगसन टाइमलेस ने दिया है, जिनका असली नाम गीता है। आई होप आप सब लोगों को ये अच्छा लगे। अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, मेरा हाइप बटन ऑन हो चुका है, तो प्लीज़ मुझे हाइप करना भी मत भूलिएगा। और स्टोरी करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर कर। तो चलिए शुरू करते हैं। हम हॉस्टल में नाइट का सीन देखते हैं। एक रूम में एक ओमेगा अभी अपने बेड पर लेटा हुआ था और उसके पास एक बेबी भी था। वो ओमेगा बार बार उस बेबी को टच कर रहा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो ओमेगा अपने बेबी की तरफ देखता है और कहता है, आई एम सॉरी, मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, जानता हूँ, जिसकी कभी माफ़ी नहीं मिल सकती, लेकिन तुम मुझे माफ़ कर देना। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, लेकिन मुझे पता है सुबह होते ही तुम्हें मुझसे छीन लिया जाएगा। मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं मजबूर हूँ बेटा। ऐसा कहकर वो ओमेगा जल्दी से अपने बच्चे को अपनी बाहों में ले लेता है और उसके फोरहेड पर किस करके रोने लगता है। रोते रोते वो ओमेगा अपने बच्चे को अपनी बाहों में लेकर ही सो जाता है। लगभग आधी रात को अचानक से उस ओमेगा को कुछ महसूस होता है। वो ओमेगा अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि उसकी बाहों में से एक पर्सन उसके बच्चे को ले रहा है। वो ओमेगा जब ये देखता है तो हैरान हो जाता है और कहता है, मेरे बच्चे को कहाँ लेके जा रहे हो। वो पर्सन उस ओमेगा को घूर घूर कर देखता है और उस बच्चे को वहाँ से ले जाने लगता है। वो ओमेगा जल्दी से उस पर्सन के पैरों को पकड़ लेता है और कहता है, मेरे बच्चे को कहीं मत ले जाओ, मैं अपने बच्चे के बिना नहीं जी सकता। वो पर्सन उस ओमेगा की तरफ देखता है और कहता है, क्यों, कल सुबह तो वैसे भी तुम इस बच्चे को देने वाले थे ना, तो अभी क्यों नहीं। वो ओमेगा कहता है, नहीं, मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगा। ऐसा कहकर वो उस पर्सन के कपड़ों को खींचने लगता है और खींचतानी में उस पर्सन का मास्क उसके फेस से उतर जाता है। जैसे ही उस ओमेगा की नज़र उस पर्सन पर पड़ती है, वो हैरान हो जाता है और हैरानी से उस पर्सन की तरफ देखने लगता है और कहता है, तुम जिंदा हो। वो पर्सन उस ओमेगा की तरफ देखता है और एक डेविल स्माइल करता है और कहता है, हाँ, मुझे मारने की तो कोशिश की थी बहुत, लेकिन देखो ना, मैं तुम्हारे सामने सही सलामत खड़ा हूँ और जिंदा भी हूँ, और मैं अपने बच्चे को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वो पर्सन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो ओमेगा जल्दी से उस पर्सन को पीछे से हक कर लेता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और कहता है, मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ, मुझे भी अपने साथ ले चलो। तुम जैसा रखोगे, जिस तरह से रखोगे, मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे यहाँ मत छोड़कर जाओ। मैं अपने बच्चे के बिना नहीं जी पाऊँगा और ना ही तुम्हारे बिना। वो पर्सन उस ओमेगा की तरफ देखता है और कहता है, रियली, तुम मेरे साथ रहोगे? जैसा मैं रखूँगा वैसा रहोगे? हो ही नहीं सकता, तुम अमीर बाप के बिगड़े हुए ओमेगा हो, तुम मेरे साथ बिल्कुल एडजस्ट नहीं कर पाओगे। वो ओमेगा में सर हिलाता है और कहता है, नहीं, तुम मुझे जैसा रखोगे मैं शिकायत भी नहीं करूँगा। तुम चाहे तो मुझे एक वक्त का खाना देना, मैं उसी में खुश हो जाऊँगा, लेकिन मुझे यहाँ मत छोड़कर जाओ, प्लीज़ मुझे अपने साथ लेके जाओ, मुझे मेरे बच्चे के साथ रहने दो। वो पर्सन जब ये सुनता है तो कहता है, ठीक है, तो चलो मेरे साथ। ऐसा कहकर उस पर्सन ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। वो ओमेगा जब ये देखता है तो उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है। वो जल्दी से उस पर्सन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मुझे अब खुद से दूर तो नहीं करोगे ना, मुझसे मेरा बच्चा तो नहीं छीनोगे ना। वो पर्सन ना में सर हिलाता है और कहता है, चुपचाप चलो, अगर हम जल्दी नहीं निकले तो पकड़े जाएंगे, और तुम्हें पता है ना, एक बार हम पकड़े गए तो क्या होगा। वो ओमेगा हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद वो पर्सन अपने साथ उस ओमेगा को लेकर चला जाता है। यहाँ से एक फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। फ्लैशबैक में देखते हैं एक पर्सन इस वक्त अपने बेड पर लेटा हुआ था। उसका रूम बहुत ही गंदा सा था। ये एक मामूली सा रेंट का रूम था जो इस पर्सन को बहुत ही चीप रेट पर मिला था। अभी तक वो पर्सन लेटा हुआ था, तभी उसके दरवाजे पे नॉक होती है। वो पर्सन उठकर जाकर अपना दरवाज़ा खोलता है तो सामने उसकी लैंडलॉर्ड थी। लैंडलॉर्ड उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देती है और कहती है, वांग जी बेटा, तुमने कहा था ना कि तुम्हें सुबह उठा दूँ, तो अभी 6 बज रहे हैं, उठ जाओ। वांग जी जब ये सुनता है तो मुस्कुरा देता है और कहता है, मैं उठ चुका हूँ आंट। ऐसा कहकर वांग जी अपने रूम की तरफ देखता है। ये एक बहुत छोटा सा रूम था, जिसमें रूम के अंदर ही उसका बेडरूम और किचन बना हुआ था, और वॉशरूम के लिए उसे पब्लिक वॉशरूम का यूज़ करना होता था। उसकी लैंडलॉर्ड वांग जी की तरफ देखती है और कहती, बेटा, अभी वॉशरूम खाली है, अगर तुम चाहो तो जाकर नहा सकते हो, उसके बाद सारे ही किराएदार आने लगेंगे तो तुम्हें नहाने का टाइम नहीं मिलेगा। वांग जी जब ये सुनता है तो हमें सर हिलाता है और जल्दी से एक टॉवल लेकर नीचे जाने लगता है। नीचे पहुंचकर वांग जी जल्दी से वॉशरूम में चला जाता है और जल्दी जल्दी नहाने लगता है। नहा के वो जल्दी से वॉशरूम से बाहर आ जाता है और सीधे अपने रूम में आ जाता है।
आज वो अपनी डायरी चेक करता है कि आज उसे कहाँ कहाँ इंटरव्यू के लिए जाना था। तो वो चेक करने के बाद वो जल्दी से इधर उधर देखने लगता है। उसके पास ज़्यादा कपड़े भी नहीं थे। वो सोचता है कि मैं इंटरव्यू के लिए क्या पहन कर जाऊँ। तभी उसे याद आता है कि उसने अपने बेड के नीचे एक वाइट शर्ट रखी थी। वो जल्दी से बेड के गद्दे को हटाता है और उसके नीचे से वाइट शर्ट को निकाल कर पहनने लगता है। वाइट शर्ट को पहनने के बाद जल्दी से वांगजी ब्लैक पैंट पहनता है और मिरर में जाकर खुद को देखने लगता है। मिरर में देखते हुए वांगजी सोचता है काश आज उसे जॉब मिल जाए, नहीं तो बहुत मुश्किल आ जाएगी। उसे लैंडलॉर्ड का किराया भी देना है, उसे ग्रोसरी का भी शॉपिंग करना है। 2 दिन से वांगजी ने कुछ नहीं खाया था, जिस वजह से वांगजी सोचता है और कहता है कि अगर आज उसे जॉब नहीं मिली तो वो बाहर वाली जॉब को एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि इस तरह से उसको घर चलाना मुश्किल हो जा रहा है। दिन ब दिन चीज़ें महंगी होती जा रही है, जिस वजह से वांगजी सब चीज़ों के साथ तालमेल नहीं बैठा पा रहा था। वांगजी सोचता है मुझे किसी भी हाल में पैसे कमाने होंगे, चाहे छोटे मोटे काम ही क्यों ना हो। अगर आज मुझे जॉब नहीं मिलती तो मैं बाहर की जॉब को एक्सेप्ट कर लूँगा और बाहर में काम करने चला जाऊँगा। फिर वांगजी पूरी तरह से रेडी हो जाता है और रेडी होने के बाद जैसे ही रूम से बाहर निकलने लगता है तभी अचानक से उसकी नज़र अपने किचन पर जाती है। वहाँ कुछ भी नहीं था खाने के लिए। वांगजी कहता है आज भी मुझे पानी पीकर ही बाहर निकलना पड़ेगा। ये सोचकर वांगजी नीचे जाने लगता है। तभी उसकी लैंडलॉर्ड उसके सामने आ जाती है, जिसके हाथ में एक सैंडविच था और एक पानी की बोतल थी। वो सैंडविच और पानी की बोतल वांगजी की तरफ बढ़ा देती है और कहती बेटा इसे ले जाओ, इसे खा लेना तुम। आज तुम्हारा इंटरव्यू हो ना, और तुम सुबह जल्दी भी उठ गए हो तो तुम्हें नाश्ता बनाने का टाइम नहीं मिला होगा ना। वांगजी हाँ में सर हिलाता है और अपने मन में सोचता है मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है कि मैं अपना नाश्ता बना सकूं। वांगजी जल्दी से उस लेडी से सैंडविच और पानी की बोतल ले लेता है और थैंक यू कहकर वहां से चला जाता है। वांगजी रोड पर पैदल ही चले जा रहा था, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो टैक्सी या बस कर सके। इसलिए जहां इंटरव्यू था वहां के लिए वांगजी पैदल ही चले जा रहा था और साथ में उस सैंडविच को भी खा रहा था और कहता है चलो कम से कम 2 दिन बाद कुछ तो खाने को मिला। बीती रात को बहुत तेज बारिश हुई थी, जिस वजह से पूरी सड़क पर पानी भरा हुआ था। वांगजी उन्हीं से संभल कर जा रहा था ताकि उसके वाइट शर्ट पर पानी की छींटे ना पड़े और शर्ट गंदी ना हो जाए। वांगजी का जहां इंटरव्यू था वांगजी वहां पहुंचने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक से उसके सामने से एक तेजी से कार गुजर जाती है, जिस वजह से वांगजी के पूरे शर्ट पर कीचड़ के धब्बे लग जाते हैं। वांगजी गुस्से से उस कार की तरफ देखता है। कार कुछ देर चलने के बाद रुक जाती है और उसमें से एक पर्सन बाहर निकलता है और वांगजी की तरफ देखकर एक स्माइल आता है। वांगजी उस पर्सन को गुस्से से देख रहा था। वो पर्सन वांगजी के पास आता है और कहता है सॉरी, वो एक्चुअली मेरे दोस्तों के साथ मेरी शर्त लगी थी, जिस वजह से मैंने ऐसा किया, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। ऐसा कहकर वो पर्सन अपने पॉकेट से कुछ पैसे निकालकर वांगजी के हाथ में दे देता है और कहता है अपने लिए एक नई शर्ट खरीद लेना। वांगजी जब यह देखता है तो उसे बहुत तेज का गुस्सा आता है। वांगजी जल्दी से रोड पे से एक पत्थर उठाता है और उस पर्सन के कार पर फेंक कर मारता है, जिस वजह से उसके कार के विंडो टूट जाती है। ये देखकर वो पर्सन हैरान हो जाता है। वांगजी उन पैसों को उसी पर्सन के हाथ में देता है और कहता है अपनी कार का कांच ठीक करवा लेना। ऐसा कहकर वांगजी वहाँ से जाने लगता है। वो पर्सन उसे घूर घूर कर देखता है और कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें पता है उस कार की विंडो की कीमत कितनी है। वांगजी पीछे मुड़कर उस पर्सन की तरफ देखता है और कहता है तुम्हें पता है आज का दिन मेरे लिए कितना कीमती था, जो तुम्हारे एक शर्त की वजह से बर्बाद हो गया। ऐसा कहकर वांगजी वहाँ से चला जाता है। वो पर्सन वांगजी को जाता हुआ देख रहा था और गुस्से में अपने हाथों की मुठ्ठियाँ कस रहा था। वांगजी का इंटरव्यू बी कॉर्पोरेशन में था, इसलिए वांगजी जल्दी से बी कॉर्पोरेशन में आ जाता है। अब तक इंटरव्यू स्टार्ट हो चुका था। वांगजी सबकी तरफ देखता है। वांगजी के कपड़े बहुत गंदे हो चुके थे, इसलिए वांगजी जल्दी से वॉशरूम में जाता है और अपनी शर्ट को साफ करना स्टार्ट कर देता है। कुछ देर बाद वांगजी वापस आकर अपनी जगह पर बैठ जाता है और अपने इंटरव्यू का इंतजार करने लगता है। तभी वहाँ से एक पर्सन गुजरता है, जिसकी नज़र अचानक से वांगजी पर पड़ती है और वांगजी को देखने के बाद उस पर्सन के फेस पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। वो पर्सन एक शख्स को बुलाता है और वांगजी की तरफ देखते हुए कुछ बातें उसे बताता है और उसके बाद फिर से वांगजी की तरफ देखकर एक डेविल स्माइल करता है और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। वांगजी अभी भी बैठे हुए अपने टर्न का इंतजार कर रहा था। एक के बाद एक जो भी इंटरव्यू देने आए थे सब के सब वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन वांगजी का अभी तक नंबर नहीं आया था। इसलिए वांगजी जाकर पूछताछ करता है कि उसका नंबर कब आएगा। तो एक पर्सन उसके पास आता है और कहता है आपको इंतजार करना पड़ेगा, सर अभी थोड़ी बिजी है, लेकिन आपका इंटरव्यू जरूर होगा, इसलिए आप चुपचाप बैठ जाइए। वांगजी वहाँ पर बैठा रहता है और अपने टर्न का इंतजार करने लगता है। देखते ही देखते 3 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन वांगजी को अंदर नहीं बुलाया जाता। वांगजी परेशान हो जाता है क्योंकि भी इंटरव्यू देने आए थे वो सभी जा चुके थे, लेकिन वांगजी कई घंटों से वहाँ पर बैठा हुआ था। वांगजी फिर से उस पर्सन के पास जाता है और कहता है कि मुझे अभी तक नहीं बुलाया गया, क्या इंटरव्यू होगा।
वो पर्सन वांग जी की तरफ देख के हल्का सा स्माइल करता है और कहता है हाँ, लेकिन सर अभी थोड़ी बिजी हैं, सर ने कहा है आपका इंटरव्यू आखिरी में लेंगे। वांग जी चुपचाप बैठ जाता है। वांग जी को फिर से भूख लग जाती है, लेकिन वांग जी वहाँ पर चुपचाप बैठा रहता है। देखते ही देखते शाम हो जाती है, लेकिन वांग जी को अंदर नहीं बुलाया जाता। वांग जी अब फ्रस्ट्रेट हो जाता है और फिर से उस पर्सन को बोलता है अगर इंटरव्यू लेना है तो ले लो, नहीं तो मैं घर जा रहा हूँ। वो पर्सन जब ये सुनता है तो कहता है रुकिए, मैं सर से बात करके आता हूँ। उसके बाद वो पर्सन बॉस के केबिन के अंदर चला जाता है और बॉस के पास जाकर कहता है वो अब घर जाना चाहता है, वो अब इंटरव्यू नहीं देना चाहता। जब वो पर्सन ये सुनता है तो एक डेविल स्माइल करता है और कहता है उसे अंदर भेजो। वो पर्सन जल्दी से जाकर वांग जी को कहता है कि आपको बॉस ने अंदर बुलाया है। वांग जी जब ये सुनता है तो हल्के से स्माइल करता है और बॉस के केबिन के अंदर चला जाता है। बॉस इस वक्त फाइल में कुछ रीड कर रहे थे, तभी अचानक वांग जी की नज़र उस बॉस पर पड़ती है तो वांग जी हैरान हो जाता है। वो वांग जी की तरफ देखकर एक डेविल स्माइल करता है और कहता है बैठो। वांग जी गल्प करता है और जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। वो पर्सन वांग जी की तरफ देखता है और कहता है तुम्हारा फाइल। वांग जी जल्दी से अपनी फाइल उस पर्सन के आगे बढ़ा देता है। वो पर्सन कोई और नहीं था, हमारा विभूषण था। विभूषण वांग जी की तरफ देखकर एक डेविल स्माइल करता है और कहता है तुमने आज सुबह मुझसे कहा था आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत कीमती था, देखो मैंने तुम्हारा दिन ही बर्बाद कर दिया। ऐसा कहकर फिर से विंग डेविल स्माइल करने लगता है। वांग जी उसकी तरफ गुस्से से देखने लगता है। विंग वांग जी की फाइल को रीड भी नहीं करता और सीधे वांग जी के पास फेंक देता है और कहता है यू आर रिजेक्टेड। वांग जी जब ये सुनता है तो गुस्से से विंग की तरफ देखने लगता है और अपनी फाइल को उठाता है और वहाँ से जाने लगता है। विंग वांग जी को कहता है तुमने पूछा नहीं कि तुम्हें मैंने रिजेक्ट क्यों किया। वांग जी पीछे मुड़कर विंग की तरफ देखता है और कहता है मुझे पता है तुमने मुझे रिजेक्ट क्यों किया, और मुझे ये भी पता है आज तुमने मुझे सारा दिन यहाँ पर क्यों उठा के रखा, इसलिए मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। ऐसा बोलकर वांग जी वहाँ से चुपचाप चला जाता है। विंग एक डेविल स्माइल करने लगता है। वांग जी वी कॉर्पोरेशन से बाहर आता है और अपने मन में सोचता है ये जॉब तो इसे मिली नहीं, तो क्या ये बार की जॉब कर ले। ये सोचकर वांग जी अपने एक फ्रेंड को कॉल लगाता है और कहता है मैं जॉब करने के लिए तैयार हूँ, क्या तुम्हारे बार में मुझे जॉब मिलेगी। जब उसका दोस्त ये सुनता है तो कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं मिलेगी, तुम आ जाओ, मैं बॉस से मिला देता हूँ। वांग जी जब ये सुनता है तो थोड़ा सा स्माइल करता है और कहता है हाँ मैं आ रहा हूँ। ऐसा कहकर वांग जी का फ्रेंड वांग जी को एड्रेस सेंड कर देता है। वांग जी उसी एड्रेस पर पहुंच जाता है। जब वांग जी के फ्रेंड ने वांग जी कहा तो उसे बॉस के साथ मिलाने ले गया। बॉस ने वांग जी की तरफ देखा और वांग जी को काम बताने लगा और कहा कि तुम सैलरी कैसे लोगे, मंथ एंड में लोगे या डे का डे। वांग जी जब ये सुनता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है। वांग जी बॉस की तरफ देखता है और कहता है अगर आप डे का डे दे देंगे तो मेरे लिए अच्छा होगा। वो बॉस जब ये सुनता है तो कहता है ठीक है, लेकिन तुम्हें जो टिप मिलेगा उसका 10% तुम्हें मुझे देना पड़ेगा। वांग जी जब ये सुनता है तो थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन हाँ में सर हिला देता है। उसके बाद वांग जी अपने फ्रेंड से मिलता है तो उसका फ्रेंड कहता है ये हमारा यहाँ का मैनेजर है, बहुत कमीना है, हर वेटर से ये 10% कमीशन लेता है टिप्स का। वांग जी कोई बात नहीं, कम से कम जॉब तो दे रहा है ना। उसका फ्रेंड कहता है हाँ जॉब तो दे रहा है, तुम अपना काम अच्छे से करना और मैनेजर को शिकायत का कोई मौका मत देना। वांग जी सर हाँ में हिलाता है। उसके बाद वांग जी अपने काम में लग जाता है। वांग जी को वहाँ पर वेटर की जॉब मिली थी जिससे वांग जी बहुत अच्छे से कर रहा था। वांग जी को टिप के तौर पर कुछ पैसे भी मिले थे। वांग जी मैनेजर के पास जाता है और उन टिप को मैनेजर को दे देता है। मैनेजर उसमें से 10% अपने पास रख लेता है और बाद बाकी वांग जी को लौटा देता है और कहता है ये तुम्हारा हिस्सा है, तुम अपने पास रखो। ऐसा कहकर वांग जी को मैनेजर कुछ और पैसे भी देता है और कहता है ये आज तुम्हारे दिन की कमाई। वांग जी जब उन पैसों को देखता है तो उसके फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। उसके बाद वांग जी वहाँ से निकल जाता है। वांग जी को ज़्यादा पैसे तो नहीं मिले थे। वांग जी उन पैसों की तरफ देखता है और कहता है ये ज़्यादा पैसे तो नहीं है, लेकिन 2-3 दिन की ग्रोसरी का सामान जरूर हो जाएगा। ये सोचकर वांग जी एक ग्रोसरी शॉप में जाता है। 2-3 दिन का खाने का सामान लेकर अपने घर की तरफ जाता है। जैसे ही वो अपने अपार्टमेंट में पहुंचता है तो सामने लैंडलॉर्ड खड़ी थी। वांग जी लैंडलॉर्ड की तरफ देखता है। लैंडलॉर्ड वांग जी से कहती है वांग जी क्या तुम्हें जॉब मिल गई है। वांग जी ना में सर हिलाता है और कहता है नहीं, जॉब तो नहीं मिली है, लेकिन मैंने एक बार में पार्ट टाइम के लिए अप्लाई किया था तो मुझे वहाँ पर मिल गई है। अब मैं रोज़ रात को लेट से आऊँगा। जब वो लेडी ये सुनती है तो वांग जी की तरफ हैरानी से देखती है और कहती बेटा तुम तो इतने पढ़े लिखे हो, तुम बार में काम करोगे। वांग जी कहता है अभी नौकरी नहीं मिल रही है फ़िलहाल से, और मेरे पास जितने पैसे थे वो भी ख़त्म हो चुके हैं। मुझे अभी पैसों की सख्त ज़रूरत है, इसलिए मैंने ये जॉब के लिए हाँ कर दिया है। मैंने सोचा कि दिन में मैं इंटरव्यू दे दिया करूँगा और रात को ये पार्ट टाइम जॉब कर लूँगा, कम से कम कुछ पैसों की इनकम तो हो जाएगी। जब वो लेडी ये सुनती है तो कहती है हाँ बेटा वैसे तुमने ठीक ही किया। वांग जी अपने रूम की तरफ जाने ही लगा था, तभी वो लेडी कहती है तुम्हें रात को खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हारे रूम में खाना रख दिया है। वांग जी जब ये सुनता है तो उस लेडी की तरफ देखता है और उसने थैंक यू कहता है और कहता है आपको ये करने की ज़रूरत नहीं थी। वो लेडी कहती है तुम इतनी रात को आओगे और कब खाना बनाओगे, इसलिए मैंने पहले से ही खाना बना कर रख दिया है, आप जाकर खा
ऐसा कहकर वो लेडी वहाँ से चली जाती है। वांग जी के फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। वांग जी जब अपने रूम में जाता है तो देखता है उसका पूरा रूम क्लीन हो चुका था, क्योंकि उस लेडी ने उसका पूरा रूम क्लीन कर दिया था और किचन साइड एरिया में भी उसके लिए खाना ढक कर रखा गया था। वांग जी जल्दी से फ्रेश होने के लिए फिर से नीचे आता है और फ्रेश होकर फिर वापस अपने रूम में जाकर जल्दी से खाना लेता है और खाने लगता है, क्योंकि आज सारा दिन वांग जी ने कुछ भी नहीं खाया था। यहाँ से लगभग 1 महीने का टाइम स्किप करके देखते हैं। वांग जी अब वो बार की जॉब अच्छे से कर रहा था। दिन में वो इंटरव्यू देता था और रात को बार में जाकर जॉब किया करता था वेटर के तौर पर। वांग जी के पास थोड़े बहुत पैसे भी जमा हो रहे थे। वांग जी ज़्यादा खर्च नहीं करता था, सिर्फ ज़रूरत के हिसाब से ही खर्च किया करता था। वांग जी जब वेटर की जॉब कर रहा था तभी उसका मैनेजर उसके पास आता है और कहता है कि वांग जी VIP रूम में स्पेशल गेस्ट आए हैं, आज उन्हें तुम्हें जाकर सर्व करना होगा, उनका ख्याल अच्छे से रखना और कोई शिकायत का मौका मत देना, वो बहुत खास लोग हैं। वांग जी जब ये सुनता है तो हाँ में सर हिलाता है और कुछ स्नैक्स और ड्रिंक लेकर उस रूम की तरफ बढ़ जाता है। वांग जी जब उस VIP रूम में जाता है तो देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर विहिंग बैठा हुआ था अपने आवारा दोस्तों के साथ। विहिंग जो कि एक ओमेगा है, तो उसके आवारा फ्रेंड जो कि अल्फा थे और उसमें 1-2 ओमेगा भी शामिल थी। वांग जी उन लोगों की तरफ देखता है और फिर जाकर टेबल पर जाकर ड्रिंक और स्नैक्स सर्व कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। विहिंग की नज़र जैसे ही वांग जी पर पड़ती है तो वो वांग जी को रुकने को कहता है। वांग जी वहीं रुक जाता है। विहिंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, तुम यहाँ के वेटर हो? वांग जी हाँ में सर हिला देता है। विहिंग एक डेविल स्माइल करता है और कहता है, तुम्हें पता नहीं है, हमें ड्रिंक सर्व करके दो। वांग जी जब यह सुनता है तो कुछ भी नहीं कहता और जाकर सबको ड्रिंक सर्व करके देने लगता है। विहिंग वांग जी को घूर घूर कर देख रहा था। वांग जी जैसे ही विहिंग को देने वाला था कि तभी विहिंग अपने एक फ्रेंड को कुछ इशारा करता है और वो फ्रेंड अपनी टांग आगे कर देता है, जिससे वांग ठोकर लग जाती है और सारा ड्रिंक विहिंग के कपड़ों पर गिर जाता है। विहिंग जब ये देखता है तो गुस्से में एक वांग जी को स्लैप मार देता है। वांग जी कुछ भी नहीं कहता और अपनी नज़रें नीचे कर लेता है और उसके बाद धीरे से कहता है, आई एम सॉरी। विहिंग जल्दी से वांग जी कॉलर को पकड़ता है और वांग जी की आंखों में देखते हुए कहता है, आई एम सॉरी? तुम्हारे आई एम सॉरी कहने से मेरे ये कपड़े ठीक हो जाएंगे क्या? तुम्हें पता है मेरे इन कपड़ों की कीमत क्या है? तुम्हारी 1 महीने की सैलरी भी कम पड़ जाएगी। वांग जी विहिंग की तरफ देखता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, आप अपने ये शर्ट उतार कर मुझे दे दीजिए, मैं इसे वॉश कर अभी लाता हूँ। विहिंग फिर से वांग जी को एक स्लैप मारता है और कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं अपना शर्ट उतार कर तुम्हें दूँ? मैं एक ओमेगा हूँ, क्या ये तुम भूल रहे हो? वांग जी फिर से अपनी नज़र नीचे कर लेता है और कहता है, तो फिर एक काम कीजिए, मुझे ये शर्ट दे दीजिएगा, मैं धोकर कल इसे आपको वापस कर दूँगा। विहिंग गुस्से से अपने फ्रेंड की तरफ देखता है और कहता है कि जाकर अभी इसी वक्त बार के मैनेजर को बुला कर लेकर आओ। वांग जी जब ये सुनता है तो थोड़ा घबरा रहा है और कहता है, मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ ना, मेरी शिकायत करने की क्या ज़रूरत है? विहिंग कहता है, शिकायत? मैं तो तुम्हें इस नौकरी से निकालने वाला हूँ। ऐसा कहकर विहिंग एक डेविल स्माइल करता है। वांग जी कहता है कि ऐसा मत कीजिए, ये भी नौकरी मुझे बहुत मुश्किल से मिली है, प्लीज़ मुझे नौकरी से मत निकलवाइएगा। विहिंग जब ये सुनता है तो कहता, ओह तो तुम्हारे लिए ये नौकरी बहुत ज़रूरी है ना, तो तुम एक काम करो, अपने घुटनों के बल बैठ जाओ और अपने नाक से मेरे जूते साफ करके दिखाओ। वांग जी जब ये सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा है। गुस्से वो अपने हाथों की मुठ्ठियाँ कस लेता है और विहिंग को घूर घूर कर देखने लगता है। तब तक बार का मैनेजर भी वहाँ आ चुका था। विहिंग बार के मैनेजर की तरफ देखता है और एक डेविल स्माइल करता है और कहता है, क्या ये बेटा हमारे यहाँ काम करता है? मैनेजर हाँ में सर हिलाता है और कहता है, हाँ ये मेरे यहाँ काम करता है। क्यों, कुछ हो गया क्या? इससे कोई गलती हुई है क्या? विहिंग कहता है, मेरे कपड़ों को देखो, इसने मेरे ऊपर ड्रिंक घेर दिया है और ये कपड़ा मेरा बहुत महंगा है। बार का मैनेजर जब ये सुनता है तो गुस्से से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, अभी इसी वक्त इनसे माफ़ी मांगो। वांग जी बार के मैनेजर की तरफ देखता है और कहता है, सर मैंने माफ़ी मांग ली है। विहिंग कहता है, ऐसे नहीं, जैसे मैंने कहा था वैसे माफ़ी मांगो ना, अपने घुटनों के बल बैठ जाओ और अपनी नाक मेरे जूतों पर रगड़ कर मुझसे माफ़ी मांगो। वांग जी गुस्से से विहिंग की तरफ देखने लगता है। मैनेजर जब ये सुनता है तो वांग जी से कहता है, वांग जी माफ़ी मांगो। वांग जी ना में सर हिलाता है और कहता, नहीं सर, मुझे माफ़ी मांगनी थी, मैंने माफ़ी मांग ली है और गलती मेरी भी नहीं थी। इनके फ्रेंड ने पैर बीच में अड़ा दिया था, जिस वजह से मेरे हाथों से ड्रिंक इनके ऊपर गिर गया है। मैंने इसके लिए माफ़ी मांग चुका हूँ, लेकिन अगर ये चाहते हैं कि मैं उनके कहे अनुसार माफ़ी मांगूँ तो ये मुझसे नहीं होगा, मेरा भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। विहिंग जब ये सुनता है तो मैनेजर की तरफ देखता है और कहता है, इतनी सारी बातें सुनने के बाद आप अभी भी इसे जॉब पर रखेंगे? मैनेजर जब ये सुनता है तो कहता है, नहीं सर, मैं अभी इसी वक्त इसे जॉब से निकालता हूँ। उसके बाद मैनेजर वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, वांग जी आज के बाद तुम्हें जॉब पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। वांग जी के आंखों से हल्के से आंसू झलक रहे थे, लेकिन आंसू आए नहीं थे। वांग जी मैनेजर की तरफ देखता है और कहता है, सर मेरे से कोई गलती नहीं हुई है, आप फिर भी मुझे। मैनेजर वांग जी की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है, तुमसे जिस तरह से माफ़ी मांगने को कही थी उस तरह से माफ़ी मांग लेते तो क्या होता, तुम्हें अपनी नौकरी तो नहीं गंवानी पड़ती। वांग जी जब ये सुनता है तो मैनेजर की तरफ फिर से देखता है और कहता है कि क्या सच में आपने मुझे जॉब से निकाल दिया है?
मैनेजर हाँ में सर हिलाता है और कहता है हाँ, मैंने तुम्हें जॉब से निकाल दिया और कल से आने की जरूरत नहीं। वांग जी एक गहरी सांस छोड़ता है। उसके बाद विहिंग की तरफ देखता है। विहिंग जो इस वक्त डेविल स्माइल कर रहा था, उसके सारे फ्रेंड भी डेविल स्माइल कर रहे थे। वांग जी अब एक गहरी सांस छोड़ता है और विहिंग के पास आता है और कहता है मेरी गलती नहीं थी, फिर भी तुमने मुझे नौकरी से निकलवा दिया, लेकिन अब मैं जो गलती करूँगा उसके लिए मैं तो कभी तुमसे माफ़ी नहीं मांगूंगा। मैं कभी किसी ओमेगा पर हाथ नहीं उठाता हूँ, लेकिन तुमने आज जो मेरे साथ किया उसके लिए मुझे ये करना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर वांग जी विहिंग के गाल पर 2 स्लैप मार देता है। विहिंग हैरानी से वांग जी की तरफ देखने लगता है। वांग जी गुस्से से विहिंग की तरफ देखता है और कहता है इससे पहले मैं यहाँ नौकरी कर रहा था, इसलिए बार बार झुककर तुमसे माफ़ी मांग रहा था, लेकिन अब जब मैं यहाँ जॉब करता ही नहीं हूँ, मैं यहाँ कोई एम्प्लॉय नहीं हूँ, तो मैं तो हाथ उठा सकता हूँ ना। ऐसा कहकर वांग जी फिर से एक और थप्पड़ मारकर वहाँ से गुस्से में चला जाता है। विहिंग हैरानी से वांग जी को जाता हुआ देख रहा था। मैनेजर भी वांग जी को रोकते हुए उसके पीछे जाने लगा था। विहिंग के फ्रेंड्स साइलेंट हो चुके थे और हैरानी से विहिंग की तरफ देख रहे थे। विहिंग को इस वक्त बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो जाती है। तभी उसका एक फ्रेंड्स आता है और कहता है उस अल्फा ने तुम्हें इतने जोर से थप्पड़ मारा है। विहिंग कहता है उसका बदला तो मैं लेकर ही रहूँगा, तुम लोग तैयार रहो। उसके बाद विहिंग उन लोगों से कुछ कहने लगता है। वो लोग हामी सर हिलाते हैं। वांग जी इस वक्त स्टाफ रूम में था और अपने वेटर की ड्रेस चेंज करके अपना नॉर्मल कपड़े पहन रहा था। वांग जी ऊपर से अभी हाफ नेकेड था और अपनी टी शर्ट पहनने ही जा रहा था। तभी विहिंग उस रूम में आ जाता है। विहिंग को देखकर वांग जी हैरान हो जाता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। विहिंग एक डेविल स्माइल करता है और कहता है तुम इतनी आसानी से मुझसे बच के नहीं जा सकते, तुमने मुझे थप्पड़ मारा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे थप्पड़ मारने की। ऐसा कहकर विहिंग खुद के ही कपड़े फाड़ना स्टार्ट कर देता है। वांग जी जब ये देखता है तो हैरान हो जाता है और कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। विहिंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है तुमने मुझे थप्पड़ मारा है, इतनी आसानी से तुम बच के नहीं जा सकते। ऐसा कहकर विहिंग जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी विहिंग के फ्रेंड्स वहाँ आ जाते हैं और अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देते हैं। विहिंग वांग जी को पकड़कर जोर जोर से चिल्ला रहा था। विहिंग की आवाज़ सुनकर वहाँ पर मैनेजर भी आ जाता है और उसके साथ कुछ स्टाफ मेंबर भी आ जाते हैं। विहिंग रोते हुए मैनेजर की तरफ देखता है और कहता है इस अल्फा ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, ये मेरे साथ गलत। ऐसा कहकर विहिंग वहीं पर बेहोश हो जाता है। विहिंग को बेहोश देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। मैनेजर जल्दी से वांग जी के पास आता है और उसे एक जोर से स्लैप मारता है। तभी विहिंग का एक फ्रेंड कहता है इस इंसान को तो जेल में भेजना चाहिए, मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। ऐसा कहकर उसका फ्रेंड जल्दी से पुलिस को कॉल कर देता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वांग जी को अरेस्ट करने लगती है। वांग जी हैरान होकर सबकी तरफ देख रहा था और कहता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, जैसा तुम लोग समझ रहे हो। वो खुद यहाँ पर आया था और खुद ही अपने कपड़े फाड़ने लगा है। लेकिन वांग जी की बात कोई भी नहीं सुनता। पुलिस वांग जी को अरेस्ट करके वहाँ से ले जाती है। उधर विहिंग के फ्रेंड्स ने विहिंग और वांग जी की वीडियो को वायरल कर दिया था, जिस वजह से वी चांगसे को पता चलता है कि उसके ओमेगा बेटे के साथ किसी ने बदतमीजी करने की कोशिश की है, जिस वजह से वी चांगसे भी विहिंग को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और जहां पर विहिंग झूठी गवाही दे देता है कि हाँ वांग जी ने ही उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है, उसका गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की है। जैसे ही पुलिस वाले ये सुनते हैं तो वो कहते हैं कि हम इसको सजा देंगे। वी चांगसे पुलिस वालों के सामने नोटों की गड्डी फेंक देता है और कहता है इस अल्फा को आसानी से मत छोड़ना, हर दिन इसको सजा लगनी चाहिए। ऐसा करके वी चांगसे विहिंग को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। विहिंग जाते हुए वांग जी की तरफ देख रहा था और एक डेविल स्माइल करता है। वांग जी गुस्से से विहिंग की तरफ देखता है और कहता है तुमने बहुत गलत किया मेरे साथ, तुम्हें नहीं पता तुमने किसके साथ गलत किया है। वी चांगसे और विहिंग के वहाँ से जाते ही पुलिस वाले वांग जी के सेल में आते हैं और वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पता है तुमने किसके ऊपर हाथ डाला है, वो वी चांगसे का बेटा है, इस शहर का सबसे अमीर आदमी, तुमने उसके बेटे के साथ गलत करने की कोशिश की है और हमें तो उसकी कीमत भी मिली है, तो हम तुम्हें आसानी से तो नहीं छोड़ने वाले। ऐसा कहकर एक पुलिस वाला अपने कांस्टेबल की तरफ देखता है और कहता है इसे बांधो अच्छी तरह से। वांग जी को उल्टा लटका दिया जाता है और उसके पैरों पर डंडे बरसाए जाते हैं। वांग जी मना करता है कि मत कीजिए, मुझे पेन हो रहा है, लेकिन वांग जी की बात कोई भी नहीं सुनता। वांग जी को बहुत बुरी तरह से किया जाता था। कुछ देर बाद वांग जी पीटते पीटते बेहोश हो जाता है। कम से कम 1 हफ्ता वांग जी को इसी तरह से टॉर्चर किया जा रहा था। जैसे ही वांग जी को होश आता था तो उसे बुरी तरह से पीटा जाता था। 1 हफ्ते तक वांग जी इसी तरह टॉर्चर होता है। उसके बाद वांग जी को रिमांड रूम में ले जाया जाता है, जहां पर उसे 1 साल की सज़ा हो जाती है। 1 साल के लिए वांग जी को जेल हो जाती है। जिस दिन वांग जी को दूसरे जेल में भेजा जा रहा था, जाने से पहले वांग जी पुलिस वाले की तरफ देखता है और कहता है क्या मैं एक कॉल कर सकता हूँ। पुलिस वाले मना कर देते हैं, लेकिन वहाँ पर एक कांस्टेबल था, वो वांग जी के पास चुपके से आता है और अपना फ़ोन देता है और कहता है तुम जिसको चाहो कॉल कर सकते हो बेटा। वांग जी फ़ोन लेता है और एक नंबर पर कॉल करता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। ऐसा कहकर वांग जी फ़ोन कट कर देता है और वो नंबर भी डिलीट कर देता है। यहाँ से सीन शिफ्ट करके 1 साल बाद का सीन देखते हैं। वांग जी जेल से बाहर आता है और अपने आसपास देखने लगता है। वांग जी के फेस पर एक हल्की सी स्माइल आती है। वांग जी सबसे पहले अपने उस अपार्टमेंट में जाता है जहाँ पर वो रहता था। जैसे ही वांग जी वहाँ पहुँचता है तो सभी लोग उसे घूर घूर कर देखने लगते हैं।
लैंडलॉर्ड जैसे ही वांग जी को देखती है वो तो खुश हो जाती है और जल्दी से वांग जी के पास आती है और कहते बेटा तुम कैसे हो। वांग जी कहता है मैं ठीक हूँ आंट, आप कैसी हो। तभी वहाँ पर बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं और लैंडलॉर्ड की तरफ देखकर कहते हैं क्या ये लड़का यहीं रहेगा। लैंडलॉर्ड कहती है हाँ इसका कमरा है यहाँ पर, ये किराए पर रहता है। तब सारे लोग कहते हैं अगर ये यहाँ पर रहेगा तो हम ये सब कमरा खाली कर देंगे, अगर ये रेपिस्ट यहाँ रहने लगा तो हम नहीं रहेंगे। जैसे ही वांग जी ये सुनता है तो उसे बहुत अजीब लगता है, वो अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। लैंडलॉर्ड उन लोगों को कुछ कहने ही वाली थी लेकिन वांग जी मना कर देता है और कहता है रहने दीजिए आंट, मैं कहीं और जाकर रह लूँगा, यहाँ नहीं रहूँगा, मैं तो बस अपना सामान लेने आया था। ऐसा कहकर वांग जी अपने रूम की तरफ बढ़ने लगता है। तभी लैंडलॉर्ड वांग जी को रोक लेती है और कहती बेटा वो रूम तो मैंने किसी और को किराए पर दे दिया है, लेकिन तुम्हारा सामान मेरे रूम में है, तुम जाकर वहाँ से ले सकते हो। वांग जी जब ये सुनता है तो कहता है ठीक है। उसके बाद लैंडलॉर्ड अपने साथ वांग जी को अपने रूम में ले जाती है और वांग जी को बैठने को बोलती है। वांग जी चुपचाप वहाँ बैठ जाता है। तभी लैंडलॉर्ड कुछ खाने पीने के लिए बनाकर लेकर आती है और वांग जी के सामने रख देती है। वांग जी जब ये देखता है तो हैरान हो जाता है और कहता है ये सब क्या है। वो लेडी वांग जी की तरफ देखकर हल्के से स्माइल करती है और कहती है बेटा मैं जानती हूँ तुम निर्दोष हो, वो लोग बहुत अमीर हैं, वो सच को झूठ, झूठ को सच दिखा देते हैं, तुम उनसे जीत नहीं सकते बेटा। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाई हूँ, लेकिन यहाँ से जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ खिलाना चाहती थी, अपने हाथ का बना हुआ, अक्सर मैं बनाकर तुम्हारे लिए रख दिया करती थी। अब पता नहीं कब दोबारा तुमसे मिलना हो, इसलिए जो भी बना है खा लो बेटा। वांग जी जब ये सुनता है तो वांग जी की आंखों से हल्के से आंसू निकल जाते हैं। वांग जी चुपचाप वो सब खाने लगता है और बार बार उस लेडी की तरफ देख रहा था। वो लेडी वांग जी के पास ही आकर बैठ जाती है। वांग जी जल्दी से सब कुछ खा लेता है और उसके बाद लेडी की तरफ देखता है और कहता है थैंक यू आंट इस खाने के लिए। वांग जी अपने सामान की तरफ देखता है जो एक कोने में रखा होता। वांग जी जल्दी से अपने सारे सामान को कलेक्ट करता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी वो लेडी वांग जी के पास आती है और वांग जी के हाथ में कुछ पैसे देती है और कहती बेटा इसे रख लो अपने पास, इनकी ज़रूरत होगी तुम्हें। वांग जी कहता नहीं मेरे पास पैसे हैं। वो लेडी हैरान होकर वांग जी की तरफ देखती है और कहती है तुम्हारे पास पैसे, तुम्हारे पास कैसे आ गए पैसे। वांग जी कहता है 1 साल से जेल में था तो वहाँ काम करता था, उसके पैसे मिलते थे, मेरे पास पैसे हैं, मैं उससे अपने लिए एक छोटा सा अपार्टमेंट किराए पे ले सकूँगा दूसरी जगह। वो लेडी कहती है ये पैसे मैं तुम्हें प्यार से दे रही हूँ बेटा, इन्हें भी रख लो। ऐसा कहकर वो सारे पैसे वांग जी के हाथ में दे देती है। वांग जी उन्हें थैंक यू कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वांग जी वहाँ से निकलने के बाद अपने लिए अपार्टमेंट ढूंढने लगता है, लेकिन जहाँ भी वांग जी अपार्टमेंट ढूंढने जाता है उसे कोई भी रहने के लिए जगह नहीं देता, क्योंकि वांग जी का वीडियो वायरल हो चुका था जिस वजह से वांग जी का फेस सबको याद था, इसलिए वांग जी को कोई भी अपने यहाँ रहने नहीं देता था। वांग जी थक हार कर सड़क पर ही अपना डेरा जमाया हुआ बैठा था। वो कुछ सोचता है और उसके बाद अपने सारे सामान को कलेक्ट करता है और एक जगह के लिए टैक्सी लेता है। टैक्सी एक जगह आकर रुकती है। वांग जी उसमें से अपना सारा सामान निकालता है और एक गैरेज की तरफ जाने लगता है। वहाँ पर एक पर्सन गाड़ियों को ठीक कर रहा था। वांग जी उसकी तरफ देखता है और कहता है सुयांग। सुयांग जब ये सुनता है तो जल्दी से उस तरफ देखता है जिस तरफ से वांग जी की आवाज़ आ रही थी। सुयांग जैसे ही वांग जी को देखता है हैरान हो जाता है और कहता है वांग जी तुम यहाँ। वांग जी हाँ में सर हिलाता है और कहता है हाँ वो एक्चुअली में मेरे पास रहने के लिए कहीं जगह नहीं है, क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ कुछ दिनों के लिए। सुयांग जब ये सुनता है तो कहता हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम मेरे साथ रह सकते हो। उसके बाद से वांग जी सुयांग के साथ ही रहने लगता है और सुयांग के गैरेज में उसकी गाड़ियाँ ठीक करने में हेल्प करता रहता है। देखते देखते 2 महीने और बीत जाते हैं। वांग जी ने बहुत सारे पैसे कलेक्ट कर लिए थे। एक दिन वांग जी और सुयांग शॉपिंग के लिए मॉल में जाते हैं तो वहाँ पर बड़ी होर्डिंग में दिखता है कि वी चांगसे के बेटे की शादी जिन कंपनी के जिन गोंगसाउन के बेटे जिन जुसुन से होने वाली थी। वांग जी जब यह देखता है तो गुस्से में अपने हाथों की मुठ्ठियाँ कस लेता है। सुयांग वांग जी के पास आता है और कहता है वांग जी क्या हुआ। वांग जी उस होर्डिंग की तरफ इशारा करते हुए कहता है ये वही पर्सन है जिसने मेरे साथ वो सब किया था। सुयांग जब ये सुनता है तो कहता है तो इसकी तो शादी होने वाली है। वांग जी कहता है ये शादी कभी नहीं होगी। सुयांग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है वांग जी क्या चल रहा है तेरे दिमाग में। वांग कहता है इस ओमेगा इतनी आसानी से नहीं होने वाला, इस वजह से मुझे पूरे 1 साल जेल में रहना पड़ा है। ऐसा कहकर वांग जी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। सुयांग भी उसके पीछे जाता है। हम विंग का सीन देखते हैं। विंग इस वक्त अपने डैड गुस्सा करते हुए कहता है डैड आपने बिना पूछे मेरी शादी कैसे तय कर दी। वी चांग से जब ये देखते हैं तो कहते हैं बेटा किसी न किसी से तो तुम्हें शादी करनी थी ना, और वो अच्छा लड़का है और हमारी कंपनी के साथ उनका कंपनी मर्ज होने वाली है, इससे हमें फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। विंग जब ये सुनता है वी चांग से की तरफ देखता है और कहता है लेकिन डैड मुझे वो अल्फ़ा पसंद नहीं है। वी चांग से कहते हैं बेटा लेकिन अब क्या होगा, हमने तो तुम्हारी शादी तय कर दी है, तुम एक काम करो तुम पहले उससे सगाई कर लो, सगाई करने के बाद अगर तुम्हें वो अल्फ़ा पसंद ना आए तो बाद में सगाई तोड़ देना। विंग कहता है सगाई के बाद मैं वर्ल्ड टूर पर जाना चाहता हूँ, मुझे कुछ सुकून चाहिए। वी चांग से कहते हैं अच्छा बेटा जैसा तुम ठीक समझो, तुम वर्ल्ड टूर पे जाना चाहते हो ना तो तुम जा सकते हो। तभी कांगसा सेरेन वहाँ पर आती है और कहती है ये आप क्या कर रहे हैं, पहले तो उसकी शादी तय कर रहे हैं उसके बाद उसे वर्ल्ड टूर पर भेज रहे हैं।
वी चांग से कांगसा सरन की तरफ देखते हैं और कहता है मेरा बेटा जैसा चाहेगा वैसा ही होगा, उसकी हर बात मानी जाएगी। अगर उसे वर्ल्ड टूर पर जाना है तो मैं उसे वर्ल्ड टूर पर भेजूंगा। कांगसा सरन अपना मुंह बना लेती है और आगे कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसे पता है अगर वो कुछ कहेगी तो उसकी बात सुनी नहीं जाएगी। इसलिए कांगसा सरन चुपचाप वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद विंग की सगाई जिन जुसुन से हो जाती है। विंग सगाई के अगले दिन ही वर्ल्ड टूर पे जाने वाला था, इसलिए अगले दिन ही अपना सारा सामान लेकर वी चांग और कांगसा सरन को गुड बाय कहकर वर्ल्ड टूर के लिए निकल जाता है। विंग इस वक्त अपनी कार में बैठा हुआ था और फोन पर कुछ टाइपिंग कर रहा था। तभी अचानक विंग की नज़र रोड पर जाती है, जो एयरपोर्ट की तरफ नहीं कहीं और ही जा रही थी। विंग जब ये देखता है तो हैरान हो जाता है और कहता है तुम मुझे कौन सी रूट पर लेकर जा रहे हो, ये तो एयरपोर्ट वाला रूट नहीं है। तभी ड्राइवर कहता है सर ये शॉर्टकट है, हम जल्दी एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे। विंग कहता नहीं, मुझे उसी रोड पर ले जाओ जहाँ से एयरपोर्ट है, मैं शॉर्टकट नहीं चाहता, तुम लॉन्ग कट ही लो। ड्राइवर हाँ में सिर हिलाता है, लेकिन गाड़ी को उसी रूट पर लेके जाने लगता है। विंग जब ये देखता है तो कहता तुमने मेरी बात नहीं सुनी। तभी एक भारी सी आवाज़ विंग के कानों में सुनाई देती है, तुम वहीं जाओगे जहाँ मैं ले जाऊँगा। विंग आता है तो जानी सी लगती है। विंग आकर ड्राइवर की तरफ देखता है और कहता कौन हो तुम। तभी वो पर्सन अपने फेस से हटाता है और विंग की तरफ एक डेविल स्माइल करता है। विंग जब उस पर्सन का फेस देखता है तो हैरान हो जाता है और कहता है वांग जी तुम। वांग जी एक डेविल स्माइल करता है और कहता है हाँ, मेरी ज़िंदगी तो तुमने बर्बाद कर ली और तुम खुशियाँ मनाने जा रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है विंग। ऐसा कहकर वांग जी एक स्प्रे विंग के मुंह पर स्प्रे कर देता है। जैसे ही विंग को स्मेल आती है विंग वहीं पर बेहोश हो जाता है। यहाँ से टाइम स्किप करके हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। विंग अपनी आंखें धीरे धीरे खोलता है और उठकर बैठ जाता है और इधर उधर देखने लगता है। विंग जब अपने ऊपर ध्यान देता है तो उसके कपड़े चेंज थे, उसने ब्राइट के कपड़े पहन रखे थे। विंग ये देखकर हैरान हो जाता है। तभी वांग जी उस रूम में आता है। वांग जी को देखकर विंग हैरान हो जाता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वांग जी एक डेविल स्माइल करता है और कहता है मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, तुम ये पूछो कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुमको मैं यहाँ लेकर आया हूँ। विंग कहता है ऐसा क्यों किया तुमने। वांग जी कहता है मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी तुमने, मैंने कुछ भी नहीं किया और तुम मेरे पीछे पड़े हुए थे। मैंने तुम्हारे साथ कोई भी गलत चीज़ नहीं की थी, लेकिन तुमने क्या किया, मुझे 1 साल के लिए जेल करवा दी। उसकी तो सज़ा मिलनी चाहिए ना तुम्हें विंग। विंग जब ये सुनता है तो गुस्से से वांग जी की तरफ देखने लगता है और कहता है तुमने बहुत गलत किया है, अगर मेरे डैड को पता चल गया ना तो तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। वांग जी कहता कीमत तो मैंने 1 साल में चुका दी है, अब इस चीज़ की कीमत तो तुम्हें चुकानी होगी। विंग अपने कपड़ों की तरफ देखता है तो उसने ब्राइट के कपड़े पहन रखे थे। विंग कहता है मेरे कपड़े किसने चेंज किए। वांग जी डेविल स्माइल करते हुए कहता है मैंने, और किसने, आखिरकार मैं तुम्हारा हस्बैंड जो हूँ। विंग जब ये सुनता है तो हैरान होकर वांग जी की तरफ देखने लगता है और कहता है हस्बैंड। वांग जी विंग की तरफ देखकर हाँ में सर हिला देता है और कहता है हाँ, कल ही तो हमारी शादी हुई है। विंग हैरान होकर वांग जी की तरफ देखने लगता है और कहता है क्या मजाक कर रहे हो, मैंने तुमसे कब शादी की। वांग जी जल्दी से मेरी सर्टिफिकेट निकाल कर विंग के सामने दे देता है और कहता है देखो हम दोनों की शादी हो चुकी है, अब लीगली हम दोनों हस्बैंड एंड हस्बैंड है। विंग जब ये सुनता है तो कहता है ऐसा नहीं हो सकता, मैंने कभी भी कोई मैरिज सर्टिफिकेट से साइन किए ही नहीं, तो मेरी शादी तुम्हारे साथ कैसे हो सकती है। वांग जी मैरिज सर्टिफिकेट पर विंग के साइन दिखाता है और कहता है ये तुम्हारे साइन है ना। विंग हैरान होकर देखने लगता है, रियल में वो उसी के साइन थे। विंग कहता है ये मेरे ही साइन है, लेकिन ये मैंने नहीं किए। वांग जी कहता है जानता हूँ तुमने नहीं किए, लेकिन मैंने किए हैं। विंग हैरान होता है और कहता है कि तुमने मेरे साइन किए। वांग जी कहता हाँ, 1 साल के लिए तुमने मुझे जेल में भेजा था ना, वहाँ मैं इसी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहा था। मैं तुम्हारी सिग्नेचर की प्रैक्टिस करके तुम्हारी तरह सिग्नेचर करना सीख चुका हूँ। अब अगर तुम कहीं भी ले जाओगे या ये सर्टिफिकेट दिखाओगे सबको ओरिजिनल ही लगेगा, और तुम्हारी और मेरी शादी पूरे रिचुअल के साथ हुई है। ऐसा कहकर वांग जी अपना फ़ोन निकालता है और एक वीडियो क्लिप चलाकर दिखाता है, जहाँ पर एक टेंपल में विंग और वांग जी खड़े थे और वांग जी विंग से शादी कर रहा है। विंग हैरान होकर कहता है लेकिन ये कैसे हो सकता है, मैं तुम्हारे साथ शादी कैसे कर सकता हूँ। वांग जी कहता है तुम उस वक्त बेहोश थे, तुम्हें होश में नहीं था, और मैंने प्रीस्ट से कह दिया था कि तुम्हारी अचानक से तबीयत खराब हो गई है, जिस वजह से शादी की तुम रिचुअल ठीक से नहीं कर सकते। प्रीस्ट ने हम दोनों की शादी उसी वक्त करवा दी थी, अब से तुम मेरे हस्बैंड हो। विंग कहता है ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हें अपना हस्बैंड कभी नहीं मानूंगा। वांग जी कहता है मानना पड़ेगा, क्योंकि अब हम दोनों की शादी हो चुकी है। तुमने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया था ना कि मैं तुम्हारे साथ गलत करने वाला था, अब तो मैं तुम्हारे साथ गलत भी करूँगा और तुम कुछ कह भी नहीं पाओगे। ऐसा कहकर वांग जी विंग के करीब जाने लगता है। विंग जब ये देखता है तो घबरा जाता है और कहता है मेरे करीब मत आना। वांग जी कहता आऊँगा भी नहीं, जब तक खुद तुम मुझे अपने पास नहीं बुलाओगे तब तक मैं तुम्हें टच भी नहीं करूँगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें पनिशमेंट नहीं दूंगा, पनिशमेंट तो तुम्हें मिलेगी और भरपूर मिलेगी। तुमने जो ये 1 साल में मेरे साथ करवाया है ना, उसकी सज़ा तो मैं तुम्हें देकर ही रहूँगा। ऐसा कहकर गुस्से में वांग जी उस रूम से बाहर निकल जाता है। वांग जी के वहाँ से जाते ही विंग जल्दी से खड़ा होता है और पूरे रूम को देखने लगता है। तभी उसकी नज़र विंडो पर जाती है।
विंग जल्दी से जाकर विंडो से देखने लगता है तो वो देखता है कि ये एक विलेज साइड एरिया है और ये एक छोटा सा घर है। विंग अपने मन में सोचता है मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा और डैड को बताना होगा। ये सोचकर विंग भी उस रूम से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक विंग के पैर रुक जाते हैं। विंग हैरान होकर बेड की तरफ देखता है तो बेड से एक जंजीर विंग के पैर से बंधी हुई थी। विंग ने इस बात पर गौर ही नहीं किया था। विंग जल्दी से नीचे बैठ जाता है और उस जंजीर को अपने पैरों से उतारने लगता है, लेकिन उसमें लॉक लगा हुआ था। विंग यह देखकर हैरान हो जाता है और कहता है वांग जी ने मुझे यहाँ पर कैद कर लिया। विंग कुछ देर के लिए तो ऊपर बैठकर उस जंजीर को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो जंजीर जब नहीं खुलती तो विंग थक हार कर वापस बेड पर जाकर बैठ जाता है। विंग ने कल से कुछ भी नहीं खाया था, जिस वजह से विंग को बहुत तेज भूख लग रही थी। विंग इधर उधर देखने लगता है, लेकिन रूम में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। विंग जोर जोर से चिल्लाने लगता है लैन वांग जी मुझे कुछ खाने के लिए दो, लेकिन वांग जी उस रूम में आता ही नहीं। विंग काफ़ी देर तक चिल्लाता रहता है, लेकिन वांग जी जब उस रूम में नहीं आता तो विंग थक हार कर अपने बेड पर जाकर बैठ जाता है और अपने मन में सोचने लगता है एक बार मैं यहाँ से निकल जाऊँ तो डैड को बोलकर तुम्हें ऐसी सज़ा दिलवाऊंगा ना कि तुम सारी ज़िंदगी भर याद रखोगे। ये सोचकर विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। काफ़ी घंटे बीत जाते हैं, लेकिन वांग जी फिर भी नहीं आता। विंग यही सोच रहा था किस तरह से वो यहाँ से निकले। यही सोचते सोचते विंग को नींद आ जाती है और विंग सो जाता है। कुछ घंटे बाद वांग जी उस रूम में आता है और विंग को जगाने लगता है। विंग अपनी आंखें खोलता है तो वांग जी उसके सामने था। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग तुम्हें भूख लगी है। विंग हाँ में सर हिलाता है और कहता बहुत तेज की तुम मुझे कुछ खाने को दो। मैं कब से तुम्हें आवाज़ लगा रहा था, लेकिन तुमने मेरी आवाज़ सुनी ही नहीं। वांग जी कहता है मैं यहाँ पर नहीं था, मैं बाहर गया हुआ था। विंग वांग जी की बात सुनकर गुस्से से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है मुझे पहले कुछ खाने को दो और मेरे पैरों से ये जंजीर खोलो। तुमने मेरे पैरों पर ये जंजीर क्यों बांधी है? वांग जी विंग की तरफ देखकर स्माइल करता है और कहता है ताकि तुम यहाँ से भाग ना सको। विंग हैरान होकर वांग जी की तरफ देखने लगता है। वांग जी विंग की तरफ देखकर एक डेविल स्माइल करता है और कहता है तुमको भूख लगी है ना? विंग हाँ में सर हिलाता है तो वांग जी कहता है जाकर खुद बना लो। विंग हैरान होकर वांग जी की तरफ देखने लगता है और कहता है तुमने क्या कहा अभी? वांग जी कहता है तुम्हें भूख लगी है तो तुम्हें अपने लिए खाना खुद बनाना पड़ेगा और तुम्हें मेरे लिए भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि आखिरकार तुम मेरे हस्बैंड जो हो। विंग जब ये सुनता है तो गुस्से से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है हस्बैंड माई फूड, मैं कुछ भी नहीं करने वाला। वांग जी कहता है तो फिर ठीक है, तो भूखे ऐसे ही पड़े रहो। ऐसा कहकर वांग जी उस रूम से फिर से बाहर निकल जाता है। विंग आवाज़ लगाता रह जाता है, लेकिन वांग जी वापस उस रूम में नहीं आता। थक हार कर विंग उस रूम से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर के जंजीर बंधे हुए होते हैं। तो विंग फिर से चिल्लाने लगता है लैन वांग जी ये जंजीर खोलो मेरे पैरों से, मैं बाहर कैसे आऊँगा? वांग जी जब ये सुनता है तो विंग के रूम में आता है और बेड के पास से जंजीर का एक सिरा खोल देता है और विंग से कहता है चलो बाहर चलो। विंग कहता है मेरे पैर खोलो। वांग जी कहता है इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ, ये बाहर ले जाकर बाहर कहीं बांध दूंगा ताकि तुम यहाँ से भाग ना सको। विंग कहता है तुमने मुझे इस तरह से कैद क्यों करके रखा है? तुम्हें पैसे चाहिए? बताओ कितने पैसे चाहिए? मेरे डैड तुम्हें पैसे दे देंगे। वांग जी कहता है पैसों की तो बात तुम करो ही मत, मुझे तुमसे एक फूटी कौड़ी नहीं चाहिए और तुम अपने दिमाग से ये ख्याल तो बिल्कुल निकाल दो कि तुम यहाँ से कभी बाहर जा सकते हो। तुम अपनी सारी ज़िंदगी यहीं पर इस तरह ही मेरे कैद में बितानी होगी, यही तुम्हारी पनिशमेंट है। विंग कहता है मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। वांग जी कहता है भागने दूंगा तब तो भागोगे ना। ऐसा कहकर वांग जी एक डेविल स्माइल करता है और उसे रूम से बाहर लाकर उस जंजीर को फिर से कहीं बांध देता है। विंग हैरानी से वांग जी की तरफ देखने लगता है। वांग जी किचन की तरफ इशारा करते हुए कहता है वो रहा किचन, जाकर खाना बनाओ। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है मुझे खाना बनाना नहीं आता। विंग की बात सुनने के बाद वांग जी कहता है तुम्हारे डैड ने सिर्फ तुम्हें बिगाड़ा है, तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाया। तुम एक ओमेगा हो तो ओमेगा को खाना बनाना जरूर आना चाहिए। विंग कहता है किस किताब में लिखा है कि एक ओमेगा को खाना बनाना आना चाहिए? मैं बिजनेस संभालता हूँ, वो भी अपने डैड का, और हमारा बिजनेस नंबर 1 पर है। वांग जी कहता है तुम्हारी हरकतें देखने के बाद तो नहीं लगता कि तुम बिजनेस संभालते हो, तुम एक बिगड़े रईसजादे हो जिसे तुम्हारे डैड ने बिगाड़ा है। विंग जब ये सुनता है तो अपना मुंह बना लेता है और कहता है मुझे बहुत तेज की भूख लगी है, मुझे कुछ खाने का दो। वांग जी कहता है तुम खुद बनाओगे और खुद ही खाओगे, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करने वाला। विंग को गुस्सा आ जाता है और वो किचन में जाकर खाना बनाने की कोशिश करता है, लेकिन विंग को तो खाना बनाना आता नहीं, इसलिए विंग उल्टा सीधा काम करने लगता है। विंग ने पूरे किचन की हालत बिगाड़ दी थी। वांग जी दूर खड़े हुए विंग को देख रहा था और कह रहा था ये तुम क्या कर रहे हो, तुम ढंग से काम नहीं कर सकते। विंग गुस्से से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है मुझे खाना बनाना नहीं आता है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। वांग जी कहता है तुम्हें खुद ही बनाना पड़ेगा, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। विंग वांग जी की तरफ है और कहता है ये बता सकते हो खाना कैसे बन सकता है? वांग जी हाँ में सर हिलाता है और कहता है हाँ बता सकता हूँ, लेकिन उससे पहले जो तुमने किचन की हालत बिगाड़ी है ना उसको साफ करो, उसके बाद ही मैं तुम्हें बताऊंगा। विंग जब वांग जी की ये बात सुनता है तो किचन की तरफ देखता है। किचन की हालत सच में विंग ने बिगाड़ दी थी। विंग कहता है मुझे क्लीनिंग करनी नहीं आती। वांग जी गुस्से से विंग की तरफ देखता है और कहता है तुम्हारे बाप ने तुम्हें कुछ सिखाया भी है? विंग गुस्से से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है मेरे बाप पे मत जाना।
वांग जी विंग को घूर घूर कर देखता है और कहता है क्लीनिंग भी तुम्हें करनी पड़ेगी और खाना भी तुम्हें खुद से बनाना पड़ेगा। जितना देर करोगे उतना ही देर से तुम्हें खाना मिलेगा। विंग जब ये सुनता है तो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है प्लीज़ हेल्प कर दो ना। वांग जी कहता है आज तो हेल्प कर दे रहा हूँ, लेकिन कल से तुम्हें सारा काम खुद ही करना पड़ेगा। इस पूरे घर की सफाई भी तुम्हें ही करनी पड़ेगी। विंग हैरानी से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है नहीं, मैं ये सब नहीं करने वाला, मैं ये सब काम नहीं कर सकता क्योंकि मुझे आता ही नहीं। वांग जी कहता है तो सीखो, करो। ऐसा कहकर वांग जी किचन को क्लीन करने लगता है और विंग को बताने लगता है कि क्लीनिंग कैसे की जाती है। विंग वांग जी को घूर घूर कर देख रहा था। वांग जी जब ये देखता है कि विंग उसे घूर घूर कर देख रहा है तो वांग जी कहता है मुझे इस तरह घूर घूर कर देखने से तुम्हारा काम नहीं होने वाला, तुम्हें कल से ये सारा काम खुद ही करना पड़ेगा, मैं हेल्प नहीं करने वाला। किचन क्लीन करने के बाद वांग जी विंग के हाथ में नाइफ देता है और कहता है कि सब्जी कट करो। विंग नाइफ को घूर घूर कर देखता है और कहता है सब्जी को कट करना है लेकिन मुझे नहीं आता। वांग जी अपना हेडसेट करता है और कहता है सिर्फ खाना खाना आता है। विंग घूर घूर कर वांग जी को देखने लगता है। वांग जी फिर बताने लगता है कि किस तरह से सब्जी काटनी है। विंग कई बार सब्जी काटने के चक्कर में उसके हाथ में कट भी लग जाती है, जिस वजह से विंग के हाथों से खून भी निकलने लगता है। वांग जी उसे कहता है इस तरह से कट करोगे तो हाथ में कट लगेगा ही, आराम आराम से करना चाहिए। विंग कहता है ये सब काम मुझे नहीं आता और तुम मुझसे ये सब काम करवा क्यों रहे हो। वांग जी कहता है खाना तुम्हें खाना है ना, तो कट भी तुम्हें करना होगा। विंग ना चाहते हुए भी सब्जी को काटने लगता है, लेकिन उसने सब्जी बड़ी बुरी तरीके से काटी थी, जिस वजह से वांग जी को हंसी आ जाती है। लेकिन वांग जी अपनी हंसी पर कंट्रोल करता है और उसके बाद विंग को खाना बनाना सिखाने लगता है। विंग खाना बना तो रहा था लेकिन उसे बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था खाना बनाने का। वो बार बार वांग जी को घूर घूर कर देखता है और कहता है ये सब काम मेरे लिए नहीं बना है। वांग जी कहता है एक ओमेगा हो और एक ओमेगा को ये सब काम आना चाहिए। मैं एक अल्फा होकर ये सब काम कर सकता हूँ, तुम एक ओमेगा होकर नहीं कर सकते। विंग कहता है बचपन से मेरे फादर ने मेरे लिए सर्वेंट रखा था, नहाने से लेकर खाने तक सब कुछ मेरे को अरेंजमेंट करके देते थे, इसलिए मैंने ये सब काम नहीं सीखा और मैं क्यों सीखूं। विंग इसी तरह से वांग जी से बहस कर रहा था। उधर विंग की सब्जी जलने लगी थी। वांग जी की नज़र जैसे ही सब्जी पर जाती है वांग जी जोर से चिल्लाता है विंग सब्जी जल गई। विंग जैसे ही ये सुनता है तो जल्दी से पॉट को हाथों से उठाकर नीचे रखने की कोशिश करता है, जिस वजह से विंग के हाथ भी जल जाते हैं। वांग जी विंग को घूर कर देखता है और कहता है इडियट, इस तरह से कोई पकड़ते हैं, तुम्हारा हाथ जल गया। ये कहकर वांग जी जल्दी से विंग के दोनों हाथों को पकड़ता है और सिंक में ले जाता है और ठंडे पानी से उन्हें धोने लगता है। विंग को अपने हाथों में बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी, उसके हाथों में कट भी लग चुका था, जिस वजह से विंग को रोना आ रहा था। विंग गुस्से से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है ये सब काम मेरे लिए नहीं बने हैं और तुम मुझसे ये सभी काम करवा रहे हो। वांग जी कहता है यही तो तुम्हारी पनिशमेंट है ना। विंग जब ये सुनता है तो गुस्से में किचन से बाहर निकल जाता है और कहता है मुझे खाना नहीं खाना। ऐसा कहकर विंग जाकर लिविंग रूम में बैठ जाता है। वांग जी अपना हेडसेट करता है और खाने की तरफ देखता है। खाना अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ था, जिस वजह से वांग जी खाने को तैयार करता है और एक बॉल में लेकर विंग के सामने रख देता है। विंग खाने की तरफ देखता है और कहता है मुझे नहीं खाना। वांग जी कहता है खा लो, नहीं तो मैं सारा खाना डस्टबिन में फेंक दूंगा, पूरी रात तुम्हें भूखा ही रहना पड़ेगा। विंग जब ये सुनता है तो हमें सर हिलाता है और उसके बाद खाना खाने की कोशिश करता है, लेकिन विंग के दोनों हाथ जल चुके थे, जिस वजह से वो खाना नहीं खा पा रहा था। बार बार चॉपस्टिक उसके हाथों से गिर जा रही थी। वांग जी अपना हेडसेट करता है और चॉपस्टिक को उठाता है और अपने हाथों से विंग को खाना खिलाने लगता है। विंग यह देखता है तो जल्दी जल्दी खाना खाने लगता है, लेकिन जब वो खाना खाता है तो उसे वो खाना बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगता है। वांग जी जब ये सुनता है तो विंग से कुछ भी नहीं कहता, बस विंग को चुपचाप खाना खिलाने लगता है। विंग जल्दी जल्दी सारा खाना खा चुका था, विंग का पेट भर चुका था। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है इस जंजीर को खोल दो ना। वांग जी ना में सर हिलाता है और कहता है ये तो नहीं खुलेगा, तुम इसी जंजीर के साथ सब जगह जा सकते हो लेकिन इस घर से बाहर नहीं जा सकते। विंग जब ये सुनता है तो अपना मुंह बना लेता है और कहता है वांग जी मुझे छोड़ दो, मैं सबके सामने माफ़ी मांग लूँगा, मैंने जो तुम्हारे साथ गलत किया उसके लिए भी माफ़ी मांग लूँगा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो ना, और मैं डैड से कहकर तुम्हें एक अच्छी जॉब भी दिलवा दूँगा। वांग जी कहता है मुझे जॉब की कोई ज़रूरत नहीं है, अब मेरी जॉब यही है कि मैं तुम्हें सुधारूँ। विंग जब ये सुनता है तो कहता है मैं बिगड़ा कब था। वांग जी कहता है तुम पूरे के पूरे बिगड़े हो, एक ओमेगा का होकर तुम ऐसी हरकतें करते हो। विंग जब वांग जी की ये बातें सुनता है तो अपना मुंह बना लेता है। वांग जी जल्दी से विंग की जंजीर खोलता है। विंग जब ये देखता है तो खुश हो जाता है और कहता है तुम मेरी जंजीर खोलने वाले हो। वांग जी नाम में सर हिलाता है और कहता है पैरों से तो नहीं खुलेगा, लेकिन तुम अब बेडरूम में जाने वाले हो ना, तुम सोने वाले हो, इसलिए मैं ये रूम में जाकर लॉक लगा दूंगा। विंग जब ये सुनता है तो अपना मुंह बना लेता है। वांग जी कहता है वहीं बैठे रहोगे या रूम में जाना है। विंग हमें सर हिलाता है। उसके बाद विंग रूम में आ जाता है। वांग जी फिर से उस जंजीर को बेड से बांध देता है। विंग अपना मुंह बनाकर बेड पर बैठ जाता है। वांग जी रूम से जाने ही वाला था। वांग जी को जाता हुआ देखकर विंग कहता है मुझे वॉशरूम जाना है। वांग जी घूर कर विंग को देखता है और कहता है ये जंजीर इतनी लंबी है कि तुम वॉशरूम तक जा सकते हो, इसलिए चले जाओ। ये कहकर वांग जी वहाँ से चला जाता है। विंग अपना हेडसेट करता है और कहता है डैड को पता चल चुका होगा अब तक कि मैं गायब हूँ, डैड मेरी खोजबीन कर रहे होंगे,
पता नहीं डैड मुझे कब तक ढूंढ पाएंगे। ये सोचकर विंग फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में जाता है और कुछ देर बाद वॉशरूम से बाहर आता है और बेड पर आकर लेट जाता है और सोचने लगता है मैं यहाँ से कैसे निकलूँगा। कुछ देर बाद वांगजी भी वापस रूम में आ जाता है। वांगजी को देखकर विंग हैरान हो जाता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वांगजी विंग के बगल में आकर लेट जाता है और कहता है सोने आया हूँ। विंग जब ये सुनता है तो उठकर बैठ जाता है और कहता है तुम मेरे पास सोगे। वांगजी कहता है हाँ, तुम्हारे पास सोने में कोई हर्ज है क्या। विंग कहता है मैं एक ओमेगा हूँ और तुम एक अल्फा, तुम मेरे साथ कैसे सो सकते हो। वांगजी कहता है तुम शायद भूल रहे हो विंग, हम दोनों की शादी हो चुकी है, अब हम दोनों हस्बैंड एंड हस्बैंड है, तो हम दोनों तो रूम शेयर कर ही सकते हैं और इस घर में सिर्फ एक ही बेडरूम है और जिसमें तुम सोए हुए हो, तो मैं कहाँ सोऊंगा। विंग कहता है तुम बाहर लिविंग रूम में सो सकते हो लेकिन मेरे साथ इस रूम में नहीं। वांगजी कहता है हरगिज़ नहीं, मैं यहीं पर सोने वाला हूँ और तुम भी यहीं पर सोने वाले हो, तुम मेरे साथ ये रूम शेयर कर रहे हो। विंग जब ये सुनता है तो कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे साथ ये रूम शेयर नहीं कर सकता। वांगजी कहता है ठीक है, तो तुम नीचे ज़मीन पर सो सकते हो और वैसे भी तुम मुझे ज़्यादा तंग मत करो, मैं काफ़ी थक चुका हूँ और मुझे नींद आ रही है। अगर तुमने मुझे ज़्यादा परेशान किया तो तुम शायद भूल रहे हो कल ही हमारी शादी हुई है और अभी तक मैंने वेडिंग नाइट नहीं मनाई है, आज ही वेडिंग नाइट मना लूँगा। विंग जब ये सुनता है तो थोड़ा सा घबरा जाता है और कहता है तुम ऐसा नहीं करने वाले। वांगजी कहता है हाँ मैं ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन अगर तुम चुपचाप नहीं सोए तो मेरे अंदर का अल्फा जाग जाएगा और उसको फिर मैं कंट्रोल नहीं करने वाला। विंग जब ये सुनता है तो चुपचाप लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। वांगजी एक बार विंग को घूर कर देखता है और उसके बाद विंग की तरफ बैक करके लेट जाता है और सो जाता है। विंग को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसके पास एक अल्फा था। विंग अपने मन में सोचता है एक अल्फा के साथ नाइट, बिल्कुल नहीं, मैं क्या करूं, मुझे यहाँ से जाना ही होगा। विंग इंतज़ार करता है कि वांगजी कब सोए। वांगजी जब सो चुका होता है तो विंग वांगजी को चेक करता है कि ये सोया है कि नहीं। विंग वांगजी को चेक ही कर ही रहा था कि तभी अचानक वांगजी विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है क्या कर रहे हो तुम। विंग कहता है कुछ भी नहीं। वांगजी कहता है अगर तुम ये सोच रहे हो कि रात को मैं सो जाऊंगा और तुम यहाँ से भाग जाओगे तो ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, तुम यहाँ से भागकर कहीं नहीं जा सकते। ये घर बहुत दूर है और विलेज साइड में है, यहाँ से तुम भागकर सिर्फ जंगल की तरफ जा सकते हो और जंगल में जंगली जानवर होंगे इस टाइम और वो तुम्हारा डिनर कैसे करेंगे ये तुम्हें खुद ही पता होगा, इसलिए चुपचाप सो जाओ। विंग जब ये सुनता है तो थोड़ा सा घबरा जाता है। यहाँ से हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वांगजी विंग को उठाने लगता है। विंग नींद में ही कहता है मुझे कॉफ़ी ला कर दो। वांगजी कहता है मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ जो तुम्हें कॉफ़ी ला कर दूंगा, उठो और खुद भी कॉफ़ी बनाओ और मुझे भी पिलाओ। विंग जब वांगजी की आवाज़ सुनता है तो उठ के बैठ जाता है और कहता है वांगजी मुझे तुम इतनी सुबह सुबह क्यों जगा रहे हो। वांगजी कहता है सुबह हो चुकी है और तुम्हें याद होगा ना, आज पूरे घर की क्लीनिंग तुम्हें खुद करनी है और मुझे यहाँ से जाना है, इसलिए मैं तुम्हें जगा रहा हूँ। चुपचाप उठो, नाश्ता बनाओ, मुझे नाश्ता करके बाहर जाना है। विंग कहता है मुझे नाश्ता बनाना नहीं आता। वांगजी कहता है मैं बताता हूँ ना किस तरह से नाश्ता बनाते हैं। ऐसा कहकर वांगजी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे बाहर ले जाने लगता है। विंग वांगजी का हाथ छुड़ाता है और कहता है मुझे वॉशरूम भी जाना है। वांगजी कहता है तो जल्दी से वॉशरूम जाओ और फ्रेश होकर आओ, उसके बाद मेरे लिए नाश्ता बनाओ। विंग सुनता है तो जल्दी से वॉशरूम में जाता है और फ्रेश होकर बाहर आ जाता है। वांगजी अभी भी रूम था और विंग को घूर घूर कर देख रहा था। वांगजी विंग की तरफ है और कहता है हो गया तुम्हारा काम। विंग हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद जल्दी से विंग की जंजीर को खोलता है और कहता है चलो बाहर आ जाओ। ऐसा कहकर वांगजी विंग की जंजीर को लेकर बाहर जाता है। विंग भी बाहर आता है। वांगजी फिर से उस जंजीर को लॉक लगा देता है और कहता है किचन में जाओ और नाश्ता बनाओ। विंग कहता है मुझे बनाना नहीं आता। वांगजी कहता है मैं जैसा कह रहा ऐसा करो। विंग किचन में आता है और वांगजी उसे बताने लगता है कि नाश्ता कैसे बनाना है। विंग नाश्ता बना ही रहा था। वांगजी विंग से कहता है आज पूरे दिन मैं घर वापस नहीं आऊँगा, सीधे शाम के टाइम आऊँगा, तब तक पूरा रूम क्लीन करके रखना और हाँ कुछ कपड़े रखे हैं वॉशरूम में ले जाकर उन्हें धो देना। विंग कहता है मुझे कपड़े धोने नहीं आते। वांगजी कहता है धोने नहीं आते ये मैं नहीं जानता, लेकिन तुम्हें कपड़े धोने हैं और मैं कपड़े रख कर जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वांगजी उसके सामने एक कपड़ों की पोटली रख देता है और कहता है जब मैं शाम को वापस आऊँ ना तो कपड़े मुझे धुले हुए मिलने चाहिए। उसके बाद वांगजी नाश्ता लेता है और नाश्ता करने लगता है। विंग अभी भी घूर घूर कर वांगजी की तरफ देख रहा था। वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है तुम्हें नाश्ता नहीं करना। विंग कहता नहीं मुझे भूख नहीं है। वांगजी कहता है खा लो, उसके बाद तो मैं चला जाऊँगा और तुम्हें खाना बनाना नहीं आता तो सारा दिन तुम्हें भूखा ही रहना पड़ेगा, क्योंकि जो भी नाश्ता बचेगा मैं उसे जाकर डस्टबिन में फेंक दूंगा। विंग जब ये सुनता है तो कहता है तुम बार बार ये खाना डस्टबिन में फेंकने की धमकी क्यों देते हो। वांगजी विंग की तरफ देखकर एक डेविल स्मेल करता है और कहता है कि क्योंकि मुझे मज़ा आता है इसलिए चुपचाप खा लो, क्योंकि मुझे जाना है, मुझे देर हो रही है। उसके बाद विंग नाश्ता करने लगता है। वांगजी नाश्ता करने के बाद विंग की जंजीर खोल देता है। विंग जब ये देखता है तो हैरान हो जाता है और कहता है तुमने मेरी जंजीर खोल दी। वांगजी कहता है हाँ तुम्हें पूरे घर को क्लीन जो करना है, अब किचन से बेडरूम, बेडरूम से किचन तो तुम नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने जंजीर खोल दी है। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ से भाग सकते हो, तुम यहाँ से कहीं भी भाग कर नहीं जा सकते।
क्योंकि मैं बाहर अच्छे से लॉक करके जाने वाला हूँ। ऐसा कहकर वांग जी वहाँ से निकल जाता है और निकलने से पहले विंग को घूर कर देखता है और कहता है सारा काम कर लेना। वांग जी के वहाँ से जाने के बाद विंग अपना मुंह बनाता है और कहता है सारा काम कर लेना, मैं कुछ भी करने वाला नहीं हूँ, मैं यहाँ एक भी काम नहीं करूँगा। ऐसा कहकर विंग सीधे बेडरूम में चला जाता है और चुपचाप बैठ जाता है। उसके बाद विंग सोचता है क्यों ना मैं यहाँ से निकलने की कोशिश करूँ। ये सोचकर विंग पूरे घर को देखने लगता है और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। विंग पूरे घर को तलाश लेता है लेकिन बाहर निकलने का उसे कोई भी रास्ता नहीं मिलता। वांग जी ने बाहर से लॉक लगा रखा था जिस वजह से दरवाज़ा भी ओपन नहीं होता, इसलिए विंग थक हार कर फिर से अपने बेडरूम में आ जाता है। तभी विंग की नज़र विंडो पर जाती है। विंग सोचता है क्यों ना मैं यहीं से बाहर निकलने की कोशिश करूं। ये सोचकर जल्दी से विंग विंडो के पास आता है। जब विंग विंडो के पास आता है तो वो देखता है कि बाहर कुछ ओमेगाएं काम कर रही थी और आपस में बात कर रही थी। विंग अपने मन में सोचता है क्यों ना मैं इन लोगों को बुलाऊं अपनी मदद के लिए। ये सोचकर विंग उनको आवाज़ लगाने लगता है। जब वो ओमेगा विंग की आवाज़ सुनती है तो विंडो की तरफ देखने लगती है। विंग उन लोगों से कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे एक पागल अल्फा ने मुझे यहाँ कैद कर रखा है। जब वो लोग विंग की ये बातें सुनते हैं तो उनमें से एक ओमेगा विंग की मदद करने के लिए आगे बढ़ी रही थी। तभी दूसरी ओमेगा विंग उस ओमेगा का हाथ पकड़ लेती है और कहती है तुम क्या कर रही हो। वो ओमेगा कहती है कि मुझे उस ओमेगा की हेल्प करनी चाहिए, वो देखो किस तरह से हमसे बोल रहा है, उसे कैद करके रखा गया है। तभी दूसरी ओमेगा कहती है अरे तुम्हें पता नहीं है ये ओमेगा पागल है। जब दूसरी ओमेगा ये सुनती है तो हैरान होकर पहली वाली ओमेगा की तरफ देखती है और कहती है तुमने क्या कहा। वो ओमेगा कहती है हाँ, इसका हस्बैंड ने हमें बताया था कि इसका ओमेगा पागल है और हर बार भागने की कोशिश करता है, इसलिए इसके हस्बैंड ने इसे घर में कैद करके रखा है क्योंकि ये बार बार भाग जाता है और इसका हस्बैंड इसे ढूंढ ढूंढ कर वापस लेकर आता है। दूसरी ओमेगा जब यह सुनती है तो हैरान हो जाती है और कहती है क्या तुम सच कह रही हो। वो कहती है हाँ मैं सच कह रही हूँ, वो ओमेगा पागल है और उसके पास मत जाना, वो हमें हार्म भी कर सकता है। जब वो ओमेगा ये सुनती है तो कहती है ना बाबा ना, मैं इसकी कोई मदद नहीं करने वाली। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। विंग जब ये देखता है कि वो सारे वहाँ से जा रहे हैं तो विंग उनको आवाज़ लगाता है और कहता है प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। लेकिन वो सारी ओमेगा विंग की आवाज़ को इग्नोर कर देती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। विंग अपना पैर पटकते रह जाता है। विंग उस विंडो से बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन वांग जी ने उस विंडो में अच्छे से आयरन रोड लगा रखा था जिस वजह से विंग वहाँ से बाहर भी नहीं निकल सकता था। विंग अपना पैर पटकता है और वापस रूम में आकर बेड पर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूँ। उन ओमेगाओं ने तो विंग की बात सुनी ही नहीं, ऐसा क्यों। विंग सारा दिन उसी रूम में बैठा रहता है और बाहर निकलने के बारे में सोचता रहता है। वांग जी ने जो काम विंग को बताया था विंग ने उनमें से एक भी काम को नहीं किया था। इवनिंग में जब वांग जी घर वापस आता है और रूम को वैसा का वैसा ही देखता है जैसा वो छोड़कर गया था तो वांग जी को थोड़ा सा गुस्सा आता है। वांग जी सीधे रूम में जाता है तो देखता है विंग इस वक्त सो रहा है। वांग जी जल्दी से विंग का हाथ पकड़कर उसे खड़ा कर देता है और कहता है सुबह मैं जब यहाँ से गया था तो तुम्हें क्या काम बता के गया था। विंग कहता मुझे एक भी काम नहीं करना है। वांग जी गुस्से से विंग की तरफ देखता है और कहता है ठीक है, तुम घर का कोई काम नहीं करना चाहते ना। विंग नाम में सर हिलाता है और कहता है मैं कुछ भी नहीं करूँगा। वांग जी कहता है तो फिर रहो इसी रूम में। ऐसा कहकर वांग जी रूम से बाहर चला जाता है और रूम को लॉक लगा देता है। विंग जब ये देखता है तो हैरान हो जाता है क्योंकि विंग ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, बस वो सुबह नाश्ता किया था, उसे इस वक्त भूख लगी थी। विंग जल्दी से दरवाजे पर जाता है और नॉक करना स्टार्ट कर देता है और कहता है वांग जी दरवाज़ा खोलो। वांग जी कहता है तुमने रूम क्लीन नहीं किया, तुमने कपड़े नहीं धोए और तुमने कोई काम भी नहीं किया तो तुम्हें खाने के लिए आज कुछ भी नहीं मिलेगा, आज तुम पूरी रात भूखा ही सोओगे। ऐसा कहकर वांग जी किचन की तरफ चला जाता है और अपने लिए खाना बनाना स्टार्ट कर देता है। विंग को खाना बनाने की स्मेल आ रही थी और उसे भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी। विंग दरवाज़ा पीटता है और कहता है वांग जी मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। वांग जी कहता है नहीं, आज तुम्हें कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। ऐसा कहकर वांग जी फिर से किचन में चला जाता है और अपना खाना लेकर वहीं पर खाने लगता है। विंग दरवाज़ा पीटता रहता है और कहता है लैन वांग जी दरवाज़ा खोलो, मुझे बहुत तेज़ की भूख लगी है। वांग जी लेकिन कोई भी जवाब नहीं देता। वांग जी अपना खाना ख़त्म करता है और उसके बाद किचन को क्लीन करने के बाद लिविंग रूम में आकर सो जाता है। विंग दरवाज़ा पीटता रह जाता है लेकिन वांग जी दरवाज़ा बिल्कुल भी नहीं खोलता। यहाँ से हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। वांग जी उठता है और सीधे विंग के रूम का डोर ओपन करता है तो देखता है विंग दरवाज़ा पीटते पीटते वहीं पर सो चुका था। वांग जी विंग को जगाने लगता है और कहता है उठ जाओ, सुबह हो चुकी है। विंग अपनी आंखें मलते हुए उठकर बैठ जाता है और वांग जी की तरफ देखने लगता है और कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, रात को मुझे खाने के लिए कुछ क्यों नहीं दिया। वांग जी कहता है कि क्योंकि तुमने मेरा दिया हुआ काम नहीं किया था इसलिए मैंने तुम्हें खाने के लिए नहीं दिया, और अगर तुमने आज भी कुछ नहीं किया तो तुम्हें आज भी खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसा कहकर वांग जी वॉशरूम की तरफ जाने लगता है। विंग कहता है तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। वांग जी कहता है ये तो बहुत कम है जो मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूँ, तुमने जो मेरे साथ किया है। तुम कभी जेल गए हो विंग। विंग हैरान होकर वांग जी की तरफ देखने लगता है और कहता है नहीं। वांग जी कहता है मुझे लगा ही था तुम कभी जेल नहीं गए हो।
लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे जेल जाना पड़ा था और मैं वहाँ 1 साल बिता कर आया हूँ। तुम्हें पता है वहाँ पर रहना कैसा लगता है? विंग नामे सर हिलाता है। वांग जी कहता है नहीं पता, इसलिए तुम्हें यहाँ पर रहना होगा। तुम्हें अब पता चलेगा जब तुम कहीं बाहर नहीं जा पाओगे, किसी से मिल नहीं पाओगे, किसी से बात नहीं कर पाओगे, तब तुम्हें उस दर्द का एहसास होगा। मैं तो फिर भी तुम्हारे साथ कोई फिजिकल टॉर्चर नहीं कर रहा हूँ। तुम्हें पता है तुम्हारे डैड ने पुलिस वालों को पैसे दिए थे मुझे टॉर्चर करने के लिए। उन लोगों ने मेरे पैरों के नीचे मेरे तलवों पर डंडे बरसाए थे, मेरे पीठ पर डंडे बरसाए थे। अभी भी उसी जख्म के निशान मेरे पीठों पर हैं। तुम देखना चाहोगे? ऐसा कहकर वांग जी अपनी टी शर्ट उतार देता है और विहिंग को अपने पीठ दिखाने लगता है। जब विहिंग वांग जी की पीठ देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि अभी भी वांग जी की पीठ पर निशान थे। विंग कहता है ये सब। वांग जी विहिंग की तरफ देखकर एक स्माइल करता है और कहता है ये सब तो तुम्हारा दिया हुआ तोहफा है विंग, जो तुम्हारे डैड ने पुलिस वालों से मुझे दिलवाया था। विंग कहता है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वो लोग इतनी बेरहमी से तुम्हें कैसे मार सकते हैं? वांग जी कहता है क्योंकि तुम्हारे डैड ने बोला था और कहीं ना कहीं तुम भी इसमें शामिल थे विंग। वो तो शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें उस तरह से टॉर्चर नहीं कर रहा हूँ जिस तरह से मुझे टॉर्चर किया गया था। मैं तो एक अल्फा हूँ, बर्दाश्त कर चुका हूँ, लेकिन तुम एक ओमेगा हो, शायद तुम भूल रहे हो। अगर मैंने तुम्हें उसी तरह से टॉर्चर किया ना तो तुम 2 दिन भी जिंदा नहीं बचोगे। ये कहकर वांग जी वॉशरूम में चला जाता है। विंग अपना हेडसेट करता है और कहता है क्या डैड ने ऐसा किया था? लेकिन डैड ने मुझे बताया क्यों नहीं? कुछ देर बाद वांग जी वॉशरूम से बाहर आता है तो देखता है विंग अभी भी वही बैठा हुआ था और कुछ गहरी सोच में डूबा हुआ था। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है क्या तुम्हें आज नाश्ता नहीं बनाना? विंग जब वांग जी की आवाज़ सुनता है तो वांग जी की तरफ देखने लगता है। वांग जी अभी भी विंग को घूर घूर कर देखता है और कहता है अगर तुमने नाश्ता नहीं बनाया तो तुम्हें सुबह भी कुछ खाने को नहीं मिलेगा, सीधे इवनिंग में ही मिलेगा, और वो भी तभी जब तुम मेरे दिए हुए काम को करोगे, नहीं तो भूल जाओ कि रात को भी तुम्हें खाने को कुछ मिलेगा। विंग जब ये सुनता है तो कहता नहीं, मैं नाश्ता बनाऊंगा, तो मुझे बता देना कैसा बनाना है। वांग जी कहता है ठीक है तो चलो किचन में। फिर उसके बाद विंग और वांग जी किचन में आ जाते हैं। वांग जी विंग को बता रहा था कि किस तरह से नाश्ता बनाना है और विंग नाश्ता बनाकर वांग जी को देता है। वांग जी नाश्ता करने लगता है और विंग की तरफ देखता है और कहता है आज दिया हुआ काम जरूर कर लेना, नहीं तो आज रात को फिर से तुम्हें भूखा सोना पड़ेगा। ऐसा कहकर वांग जी फिर से घर को लॉक लगाकर वहाँ से चला जाता है। विंग अभी भी वहाँ पर चुपचाप खड़ा हुआ था। विंग फिर उसके बाद किचन में जाता है और अपना नाश्ता लेता है और नाश्ता करने लगता है। उसके बाद सोचने लगता है उसे क्या करना चाहिए, वांग जी के कहे अनुसार चलना चाहिए या कुछ भी नहीं करना चाहिए। फिर सोचता है कि अगर नहीं किया तो आज रात को भी कुछ खाने को नहीं मिलेगा और मुझे खाना बनाना भी नहीं आता, जो मैं खुद से ही खाना बना लूँ। ये सोचकर विंग नाश्ता करने लगता है। उसके बाद पूरे घर को देखता है और कहता है ना चाहते हुए मुझे ये पूरा घर क्लीन करना पड़ेगा। उसके बाद विंग एक डस्टर लेता है और पूरे रूम को क्लीन करने लगता है। उसके बाद वांग जी के दिए हुए कपड़ों को लेकर वॉशरूम में जाता है। विंग को कपड़े धोने नहीं आते थे, जैसे तैसे करके विंग कपड़ों को धोता है और उसे वॉशरूम में ही रहने देता है, क्योंकि विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कपड़ों को कहाँ पर सुखाए, इसलिए वो कपड़ों को बकेट में ही रख देता है और उसके बाद रूम से बाहर आ जाता है और लिविंग रूम में बैठ जाता है। यहाँ से टाइम स्किप करके इवनिंग का समय देखते हैं। वांग जी घर वापस आता है। वांग जी जैसे ही घर वापस आता है तो देखता है कि विंग लिविंग रूम में काउच पर लेटा हुआ है। वांग जी विंग के पास आकर विंग को जगाने लगता है और कहता है विंग उठो। विंग उठ जाता है और अपनी आंखें मलने लगता है और वांग जी की तरफ देखता है और कहता है वांग जी तुम इतनी देर से क्यों आए? तुम्हें पता है मुझे कितनी भूख लगी है? वांग जी कहता है भूख लगी थी तो कुछ बना लेते हैं। विंग अपना मुंह बना लेता है और कहता है मुझे नहीं बनाना आता, तुम्हें पता है ना मैं पूरा किचन बिगाड़ दूंगा, इसलिए मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। जल्दी चलो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ बना दो। वांग जी कहता है तुम खुद बनाओगे। विंग कहता है मुझसे नहीं होगा, प्लीज़ कुछ बना दो ना। वांग जी कहता है ठीक है चलो मेरे साथ। उसके बाद वांग जी विंग को अपने साथ किचन में लेकर आता है और कुछ बनाने लगता है। विंग ध्यान से देखने लगा था कि वांग जी किस तरह से बना रहा है, क्योंकि अगर वांग जी घर पर ना हो तो कम से कम विंग खुद खाना बना के खा तो सकता है। वांग जी खाना बना के डाइनिंग टेबल पर ला कर रख देता है। विंग जल्दी से आकर बैठ जाता है और खाना खाने लगता है। वांग जी विंग की तरफ देख रहा था और कहता है तुमने वो सब काम किया जो मैं बता के गया था। विंग खाना खाते हुए हाँ में सर हिलाता है और कहता है खुद ही देख लो। वांग जी इधर उधर नज़र देता है तो थोड़ा बहुत काम किया हुआ था, लेकिन उससे ज़्यादा विंग ने बिगाड़ दिया था। वांग जी अपना हेडसेट करता है और उसके बाद कहता है क्या तुमने कपड़े धोए? विंग हाँ में सर हिलाता है और कहता है हाँ धो दिया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था उन कपड़ों को कहाँ रखूँ, इसलिए मैंने वॉशरूम में ही रख दिया है। वांग जी कहता है ठीक है मैं बाद में उसे धूप में सुखा दूंगा। विंग कहता है अभी तो शाम हो रही है, अब कहाँ सुखाओगे? वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है उसकी चिंता तुम मत करो। ऐसा कहकर वांग जी खुद खाना खाने लगता है। तभी विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है वांग जी तुम रोज़ कहाँ पर जाते हो? वांग जी विंग को घूर कर देखता है और फिर से खाना खाने लगता है। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है मैं कुछ पूछ रहा हूँ, तुम रोज़ सुबह निकल जाते हो और शाम को घर वापस आते हो, तुम कहाँ जाते हो? वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है मैं जॉब पर जाता हूँ। विंग हैरान होकर वांग जी की तरफ देखता है और कहता है जॉब पर? मगर तुम्हें जॉब पर जाने की क्या ज़रूरत है?
वांग जी विंग को घूर कर देखता है और कहता है क्योंकि हमें खाना खाने की ज़रूरत है और खाना फ्री में नहीं मिलता, उसके लिए पैसे चाहिए, इसलिए मैं जॉब पर जाता हूँ ताकि मुझे पैसे मिले और मैं घर का सामान ला सकूँ। मेरे पास जितनी भी सेविंग थी वो सारा इस घर को खरीदने में ख़त्म हो गया है, मेरे पास बिल्कुल भी सेविंग नहीं है। विंग जब ये सुनता है तो कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप फिर से अपना खाना खाने लगता है। खाना खाते खाते अचानक से उसे कुछ याद आता है। विंग फिर से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है वांग जी एक बात और पूछूं। वांग जी फिर से विंग को घूर कर देखता है और कहता है अगर मना करूंगा तो तुम पूछोगे नहीं। विंग कहता नहीं, मैं फिर भी पूछूंगा। वांग जी जब ये सुनता है तो अपना मुंह बना लेता है और कहता है पूछो, क्या पूछना है। विंग कहता है कल ना मैं यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। वांग जी हैरान होकर विंग की तरफ देखने लगता है और कहता है क्या। विंग कहता है हाँ, कल ना मैं यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था लेकिन मैं यहाँ से भाग नहीं पाया। वांग जी मुँह में सर हिलाता है। उसके बाद विंग कहता है लेकिन मैं विंडो पे गया था ना ताकि मैं किसी को मदद के लिए बुला सकूं, लेकिन जैसे ही मैं मदद के लिए कुछ ओमेगा उसको बुला रहा था वो ओमेगा मुझे देखकर डर गई और यहाँ से भाग गई। ऐसा क्यों वांग जी। वांग जी जब ये सुनता है तो उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है और विंग की तरफ देखने लगता है। विंग जब ये देखता है कि वांग जी स्माइल कर रहा है तो पूछता है कि तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है क्योंकि पूरे गाँव वालों को पता है तुम एक पागल ओमेगा हो और तुम बार बार घर से भाग जाते हो, जिस वजह से मैंने तुम्हें कमरे में लॉक कर रखा है। विंग हैरान होकर वांग जी की तरफ देखने लगता है और कहता है क्या तुमने मुझे पागल बना रखा है। वांग जी कहता है हाँ, मैंने तुम्हें पागल बना रखा है, इसलिए कोई भी तुम्हारे पास नहीं आएगा और तुम्हारी मदद भी नहीं करेगा। विंग कहता है तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। वांग जी कहता है तुम्हें यहाँ कैद रखने के लिए मुझे जो करना पड़े मैं वो कर सकता हूँ। सबको लगता है तुम मेरी ओमेगा हस्बैंड हो और तुम थोड़े मेंटली डिस्टर्ब हो, इसलिए गाँव वाले कुछ भी नहीं कहेंगे। विंग जब ये सुनता है तो अपना मुंह बना लेता है और कहता है सीरियसली तुमने पूरे गांव वालों को ये कह रखा है कि मैं पागल हूँ। वांग जी हाँ में सर हिलाता है और कहता है हाँ, नहीं तो तुम्हें मैं यहाँ पर अपने साथ कैसे रख सकता था। ये कहकर वांग जी वहाँ से उठकर जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से रुक जाता है और विंग की तरफ देखता है और कहता है ये सारे बर्तन धोकर ही सोना, मैं जा रहा हूँ सोने। ये ऐसा कहकर वांग जी रूम में चला जाता है सोने के लिए। विंग कुछ देर वहीं पर खड़ा होकर सोचने लगता है इसने मुझे सबके सामने पागल बना रखा है, तभी वो ओमेगा मुझे देखकर डरकर भाग गई थी, मैं पागल हूँ। ऐसा सोचकर विंग अपना हेडसेट करता है और वो भी रूम में चला जाता है। विंग जब रूम में जाता है तो देखता है वांग जी अब सो चुका था। विंग वांग जी के पास जाकर वांग जी को जगाने लगता है, लेकिन तभी अचानक उसकी नज़र वांग जी के हाथों पर पड़ती है जहाँ पर बहुत सारे छाले थे। विंग यह देखकर हैरान हो जाता है और कहता है इसके हाथों में इतने सारे छाले कहाँ से आ गए। विंग वांग जी को जगाने लगता है और कहता है वांग जी उठो उठो। वांग जी आधी नींद में कहता क्या हुआ विंग, मुझे सोने दो, मैं थक चुका हूँ। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है तुम्हारे हाथों में इतने छाले कैसे आ गए। वांग जी अपनी आंखें खोलता है और अपने छालों की तरफ देखता है और कहता है ओ ये वो मैं लकड़ी काटने का काम करता हूँ ना, इसलिए मेरे हाथों में छाले पड़ गए। ये कहकर वांग जी फिर से अपनी आंखें बंद कर लेता है और सोने की कोशिश करने लगता है। विंग हैरान होकर वांग जी की तरफ देखता है और कहता है तुम लकड़ी काटने का काम करते हो। वांग जी फिर से अपनी आंखें खोलता है और कहता है ये गाँव एरिया है, यहाँ ज़्यादा काम नहीं है, जो काम मुझे मिल जाता है मैं वही कर लेता हूँ और अब मुझे सोने दो, मैं बहुत थक चुका हूँ। ये कहकर वांग जी फिर से अपनी आंखें बंद कर लेता है। विंग हैरान होकर वांग जी की तरफ देखने लगता है और सोचता है ये इतनी मेहनत करता है। कुछ देर तो विंग वांग जी को ऐसे ही घूर रहा था, उसके बाद वो अपनी जगह पर आकर लेट जाता है और वो भी अपनी आंखें बंद कर लेता है और सो जाता है। अब धीरे धीरे विंग और वांग जी की लाइफ नॉर्मल चल रही थी। विंग को वांग जी हमेशा घर में कैद करके चला जाता था। वांग जी से विंग कई बार शिकायत करता था कि उसे छोड़ दे, लेकिन वांग जी ने साफ मना कर दिया था कि विंग को अब उसके साथ ही रहना पड़ेगा, यही उसकी पनिशमेंट है। ये कहकर वांग जी वहाँ से चला जाया करता था। देखते ही देखते 2 महीने बीत जाते हैं। अब विंग को धीरे धीरे घर के सारे काम आ चुके थे। वो लगभग खाना बनाना भी सीख चुका था, लेकिन कभी कभी खाना बेकार कर दिया करता था। लेकिन वांग जी कोई भी शिकायत नहीं करता था और चुपचाप खाना खा लिया करता था। इतने दिनों में विंग को ये तो समझ में आ गया था कि वांग जी बुरा इंसान नहीं है, क्योंकि वांग जी ने विंग को किसी भी तरह से फिजिकल टॉर्चर नहीं किया था, बस उससे घर के काम ही करवाया करता था। एक दिन इवनिंग में वांग जी जब घर आता है तो देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि घर की लाइट से सारी ऑफ थी। वांग जी घर की लाइट ऑन करता है तो देखता है घर का काम वैसा का वैसा ही पड़ा है जैसा वो छोड़कर गया था। वांग जी अपने मन में सोचता है विंग ने घर का काम नहीं किया, क्या उसकी तबीयत ठीक तो है ना। ये सोचकर वांग जी जल्दी से विंग के रूम में जाता है, लेकिन रूम के अंदर जाने के बाद वांग जी हैरान हो जाता है, क्योंकि विंग इस वक्त बेड पर पूरा नेकेड पड़ा हुआ था और इधर से उधर राउंड कर रहा था, वो छटपटा रहा था। वांग जी जब विंग के हार्मोन्स हील करता है वो हैरान होता है और कहता है विंग तुम हीट में हो। वांग जी की तरफ और कहता है हाँ वांग जी मुझे बहुत पेन हो रहा है, प्लीज़ कुछ करो ना। वांग जी कहता है तुम रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर वांग जी रूम से बाहर निकलने वाला था, लेकिन जल्दी से विंग आकर पीछे से वांग जी को हक कर लेता है और कहता है प्लीज़ वांग जी मेरी हेल्प करो, मैं ये पेन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। वांग जी विंग को अपने से दूर करता है और कहता है विंग तुम अभी हीट में हो, तुम्हें नहीं पता तुम क्या कर रहे हो।
मैं एक अल्फा हूँ, अगर मैं ज़्यादा देर यहाँ रुका तो मुझसे गलती हो जाएगी, इसलिए छोड़ो, मुझे जाने दो। ऐसा कहकर वांगजी विंग से दूर होने की कोशिश करता है, लेकिन विंग फिर से वांगजी को हक कर लेता है और कहता है, तुमने तो कहा था कि तुम मेरे अल्फा हस्बैंड हो, तो अपनी अल्फा हस्बैंड की ड्यूटी क्यों नहीं निभाते हो? वांगजी हैरान होकर विंग की तरफ देखने लगता है और कहता है, विंग तुम यह क्या कह रहे हो? विंग कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे हस्बैंड ना, तो अपनी ड्यूटी निभाओ। तुम अपनी ड्यूटी क्यों नहीं निभा रहे हो? मुझे बहुत दिन हो रहा है, प्लीज़ वांगजी मेरी हेल्प कर दो। वांगजी कहता है, जब तुम होश में आओगे तो तुम मुझे ही कसूरवार ठहराओगे। विंग नामे सर हिलाता है और कहता नहीं, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, लेकिन प्लीज़ मुझे बहुत पेन हो रहा है, मेरी हेल्प दो। ऐसा कहकर विंग खुद से ही वांगजी को किस करना स्टार्ट कर देता है। वांगजी अपनी आंखें बंद करता है और विंग के किस को महसूस करने लगता है और विंग के फेरोमोन्स को भी इनहेल करता है। धीरे धीरे वांगजी भी विंग के किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। विंग वांगजी की आंखों में और वांगजी विंग की आंखों में देख रहा था। वांगजी जल्दी से विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और उसे बेड पर लेकर आता है और उसके ऊपर आ जाता है और फिर से विंग को किस करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद उन दोनों का एवरीडे मीन्स एवरीडे स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट करके हम 3 दिन बाद का सीन देखते हैं। विंग की वजह से वांगजी का भी रट ट्रिगर हो चुका था, जिस वजह से दोनों एक दूसरे के साथ अपनी हीट एंड रट बिताते हैं। 3 दिन बाद विंग की आंखें खुलती हैं। विंग धीरे धीरे उठकर बैठने की कोशिश करता है, लेकिन उसके कमर में बहुत तेज का पेन हो रहा था। विंग अपने आसपास देखने लगता है और हो जाता है। फिर वो याद करने लगता है कि आखिर क्या हुआ था। फिर उसे याद आता है किस तरह उसने वांगजी को प्रोवोक किया था और उसके साथ और अपनी हीट बिताई थी। विंग जब यह याद करता है तो उसके फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। विंग वांगजी को देख रहा था। वांगजी इस वक्त सोते हुए बहुत ही क्यूट नजर आ रहा था। विंग उठकर वॉशरूम के लिए जाने वाला था, लेकिन उसके कमर में बहुत तेज से दर्द होता है, जिस वजह से विंग चिल्ला पड़ता है। वांगजी जैसे ही विंग की आवाज़ सुनता है तो उठकर बैठ जाता है और विंग की तरफ देखने लगता है और कहता है, क्या हुआ तुम्हें? विंग गुस्से से वांगजी की तरफ देखने लगता है। वांगजी सोचता है कि विंग उस पर गुस्सा करेगा, क्योंकि वांगजी ने उसके हीट का फ़ायदा उठाया है और उसके साथ फिजिकल हुआ है। ये सोचकर वांगजी थोड़ा घबरा रहा था। विंग गुस्से से वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, तुम एक नंबर के बीस्ट हो, तुमने मेरी कमर तोड़ के रख दी, ऐसा कोई करता है क्या? अब मैं वॉशरूम में नहीं जा पा रहा हूँ। वांगजी जब ये सुनता है तो कहता है, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। विंग मुंह बनाता है और कहता है, रहने दो, वॉशरूम में जाकर भी तुम अपना कांड ही करने वाले हो, मुझे ये सब नहीं करना, मैं थक चुका हूँ, मुझे वॉशरूम जाना है। वांगजी कहता है, मैं वादा करता हूँ मैं कुछ भी नहीं करूँगा। ऐसा कहकर वांगजी जल्दी से उठ जाता है और विंग के पास आ जाता है और विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करने लगता है। विंग जब वांगजी को देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि वांगजी अब पूरी तरह से नेकेड था। विंग वांगजी को देखकर कहता है, तुम कुछ पहन तो लेते। वांगजी कहता है, क्या फ़र्क पड़ता है विंग, तुमने मुझे इस तरह से देख लिया है और मैं भी तो तुम्हें इसी तरह से देख रहा हूँ, तुमने भी कौन से कपड़े पहन रखे हैं। विंग जब ये सुनता है तो अपने आप को देखने लगता है और जब उसे ये महसूस होता है कि उसने भी कोई कपड़े नहीं पहन रखे हैं तो विंग के मुँह से चीख निकल जाती है। वांगजी हैरान होकर विंग की तरफ देखने लगता है और कहता है, क्या ज़्यादा पेन हो रहा है? विंग कहता है, मैंने कपड़े नहीं पहने। वांगजी कहता है, हाँ मुझे पता है, चलो मैं तुम्हें वॉशरूम ले जाता हूँ, वहाँ फ्रेश हो लो, उसके बाद मैं तुम्हें कपड़े पहना दूंगा। विंग कहता है, मेरी कमर में बहुत तेज दर्द होता है, अगली बार अगर तुमने मुझे हाथ लगाया ना तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। ऐसा कहकर विंग वांगजी की तरफ देखने लगता है। वांगजी फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है और कहता है, विंग तुमने भी तो एंजॉय किया था ना। विंग हैरान होकर वांगजी की तरफ देखने लगता है और कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? वांगजी कहता है, मैं तो स्लो ही कर रहा था, तुम्हें ही फास्ट चाहिए था और तुम बार बार चिल्ला रहे थे, कम ऑन वांगजी फास्ट फास्ट, तो मैं क्या करता, इसलिए मैं फास्ट हो गया। विंग अपना मुंह बना लेता है और कहता है, सेमलेस कहीं के ऐसी बातें कोई करता है क्या? वांगजी जब ये सुनता है तो उसके फेस पर स्माइल आ जाती है और कहता है, क्यों? ऐसी बातें मैं तुम्हारे साथ नहीं करूँगा तो किसके साथ करूँगा? आखिरकार तुम मेरे ओमेगा हस्बैंड हो। विंग कहता है, हाँ हाँ पता है मैं तुम्हारा ओमेगा हस्बैंड हूँ, लेकिन तुमने मुझे पूरी तरह से तोड़ के रखा है, मुझे बहुत पेन हो रहा है। वांगजी कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पेन किलर दे दूँगा, अभी चलो फ्रेश हो जाओ पहले। ये ऐसा कहकर वांगजी विंग को वॉशरूम में ले जाता है और खुद अपने हाथों से विंग को बात दिलाता है और विंग को फ्रेश कर रूम में लेकर आता है और उसे फिर कपड़े भी पहनाता है और बाद में उसे पेन किलर भी देता है। उस दिन पूरे दिन वांगजी विंग का बहुत अच्छे से केयर करता है। विंग को भी बहुत अच्छा लगता है। अब धीरे धीरे विंग और वांगजी एक दूसरे के बहुत ही करीब आ रहे थे। विंग अब वांगजी को पसंद करने लगा था। अब विंग के दिमाग से ये बात निकल आती है कि उसे अपने घर वापस जाना है। अब वांगजी से वो शिकायत भी नहीं करता था। अब विंग धीरे धीरे एक नॉर्मल ओमेगा हस्बैंड की तरह ही रिएक्ट किया करता था। अगर वांगजी से थोड़ी बहुत गलती हो जाती थी तो वांगजी से लड़ना भी स्टार्ट कर दिया करता था। तुम ये सामान क्यों लेकर आए? मैंने तुम्हें ये लाने को कहा था, कोई इस तरह का सामान लेकर आता है। वांगजी तो हैरान होकर विंग की देखने लगता था, लेकिन कभी कभी वो स्माइल भी कर दिया करता था। अब वांगजी विंग को घर में कैद करके नहीं रखता था और ना ही घर को लॉक करके जाया करता था। विंग अब घर से बाहर भी निकलता था और इधर उधर घुमा करता था, लेकिन आसपास के लोग विंग को देखकर ही डरकर भाग जाया करते थे। विंग अपना हेड से करता था और कहता, इस वांगजी की वजह से मेरे को पूरे गाँव वाले पागल समझते हैं।
उधर हम कांगसे सरन और वी चांगसे को देखते हैं। कांगसे सरन इस वक्त बैठकर रो रही थी और वी चांगसे की तरफ देख रही थी और कहती है पूरे 2.5 महीने हो चुके हैं, विंग का कुछ भी पता नहीं है, आपको अपने बेटे की चिंता नहीं है क्या? कांगसे सरन की बात सुनने के बाद वी चांगसे गुस्से से कांगसे सरन की तरफ देखते हैं और कहते हैं मुझे चिंता नहीं है, पूरे 2.5 महीने से मैं भी तो उसकी तलाश कर रहा हूँ ना, वो अचानक से इस तरह से कैसे गायब हो सकता है? उसने कहा था कि वो वर्ल्ड टूर पर जाने वाला है, लेकिन उस दिन की फ्लाइट तो उसने पकड़ी ही नहीं, वहाँ से अचानक से वो कैसे गायब हो सकता है? कांगसे सरन वी चांगसे की तरफ देखती है और कहती है आप पुलिस में खबर क्यों नहीं देते? 2.5 महीने से उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है, एक बार आप पुलिस वालों को खबर देंगे और मीडिया को बताएंगे तो शायद विंग का पता चल सके। कांगसे सरन की बात सुनकर वी चांगसे कहता है तुम्हारा दिमाग खराब है, मेरे कितने दुश्मन हैं ये तुम्हें नहीं पता? अगर सबको पता चल गया कि मेरा बेटा अचानक से गायब हो चुका है और उसकी कोई भी खोज खबर नहीं है तो उसकी जान को खतरा होगा, इसलिए मैं नहीं चाहता कि ये खबर घर से बाहर निकले। मैं अपने आदमियों को लगाकर उसका पता करवा रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। वी चांगसे की बात सुनकर कांगसे सरन रोते हुए कहती है मुझे अपने बेटे की बहुत चिंता हो रही है, वो इस वक्त कैसा होगा और किस हाल में होगा मुझे कुछ भी नहीं पता चल रहा है। यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें 2 महीने बाद का सीन देखते हैं। वांग जी इस वक्त रेडी हो रहा था। विंग वांग जी के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कहीं जा रहे हो? वांग जी कहता है हाँ मार्केट ग्रोसरी का सामान लाने, कुछ सामान खत्म हो गया ना। विंग कहता है मैं भी चलूँगा। वांग जी कहता है तुम जाकर क्या करोगे? विंग अपना मुंह बना लेता है और कहता है तुम जाकर क्या करोगे? तुम जो भी सामान लेकर आते हो सारे ही उल्टे लेकर आते हो, मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है, मेरे घर का सामान मैं खुद लेकर आऊँगा। वांग जी जब ये सुनता है कि विंग ने इस घर को अपना कहा है तो वांग जी के फेस पर स्माइल आ जाती है और कहता है ठीक है तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, फिर हम दोनों ही मार्केट चलेंगे। विंग जब ये सुनता है तो बहुत खुश हो जाता है और जल्दी से रेडी होने के लिए निकल जाता है। कुछ देर बाद विंग अच्छे से रेडी होकर आता है। विंग ने नॉर्मल कपड़े पहने थे लेकिन विंग उसमें भी बहुत खूबसूरत नजर आ रहा था। वांग जी विंग को देखता ही रह जाता है। विंग जब ये महसूस करता है कि वांग जी उसे घूर घूर कर देख रहा है तो विंग कहता है क्या देख रहे हो? वांग जी विंग के करीब आता है और विंग के लिप्स पर एक किस करता है और कहता है पता नहीं क्यों आज मेरा ओमेगा हस्बैंड बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल नजर आ रहा है। विंग जब वांग जी के मुंह से तारीफ सुनता है तो अपना मुंह बना लेता है और कहता है मस्का लगा रहे हो? वांग जी नहीं, मैं सर हिलाता है और कहता नहीं मैं तो सच में तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ। विंग कहता हाँ हाँ कितनी भी तारीफ कर लो लेकिन आज तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। ऐसा कहकर विंग घर से बाहर निकलने लगता है। वांग जी कहता है ये तो गलत बात है ना, मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ और तुम मुझे इनाम में कुछ भी नहीं दोगे। विंग घूर कर वांग जी को देखता है और कहता है हमने डिसाइड किया ना बस हफ्ते में 2 बार, उसके अलावा हम कुछ भी नहीं करेंगे। वांग जी कहता है कभी कभी दिल कर जाता है तो स्वीट भी तो खा सकते हैं ना हम लोग। विंग घूर घूर कर देखता है और कहता है बाजार नहीं जाना, देर नहीं हो रही हमें? वांग जी हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद विंग और वांग जी वहाँ से मार्केट के लिए निकल जाते हैं। उधर वी चांगसे के लोग विंग को ढूंढ रहे थे और ढूंढते ढूंढते वो लोग उसी गांव में आ जाते हैं जहां पर विंग और वांग जी दोनों एक साथ रहते थे। उधर विंग और वांग जी जब मार्केट में पहुंचते हैं तो विंग घर के लिए सामान खरीद रहा था और वांग जी इधर उधर देख रहा था। तभी कुछ ओमेगा वांग जी के पास आती है और वांग जी से बातें करने लगती है। विंग का ध्यान इस वक्त सामान खरीदने में था इसलिए उसने ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन कुछ देर बाद जब विंग की नज़र वांग जी पर पड़ती है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि इस वक्त वांग जी ओमेगाओं से घिरा हुआ था जिसे देखकर विंग को बहुत जलन महसूस होती है। विंग जब उनके पास जाता है तो सुनता है कि एक ओमेगा वांग जी से कहती है तुम अपने पागल ओमेगा हस्बैंड को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो, देखो वो तुम्हारा किसी काम का नहीं है। वांग जी जब ये सुनता है तो हैरान होकर उस ओमेगा की तरफ देखने लगता है, लेकिन तभी विंग पीछे से आ जाता है और उस ओमेगा के बाल पकड़कर खींचने लगता है और कहता है मैं पागल हूँ। वो ओमेगा जब ये सुनती है तो घबरा जाती है और विंग से दूर जाने की कोशिश करती है, लेकिन विंग ने उस ओमेगा के बालों को बहुत कस के पकड़ रखा था और कहता है तुम मेरे हस्बैंड को मुझसे छीनना चाहती हो, इतनी हिम्मत आ गई है तुम में। वांग जी जब ये देखता है तो जल्दी से विंग के पास आता है और विंग के हाथों को उस ओमेगा के बालों से छुड़ाने लगता है और कहता है विंग छोड़ दो उसे, वो तो सिर्फ मेरे साथ मजाक कर रही थी। विंग गुस्से से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है अब मुझे समझ में आया तुम मुझे अपने मार्केट क्यों नहीं ले आते, तुम यहाँ पर ओमेगाओं के साथ फ्लर्ट करते थे ना। वांग जी नाम में सर हिलाता है और कहता है विंग नहीं, मैं नहीं हूँ बिल्कुल भी, मैं सिर्फ। ऐसा कहकर वांग जी रुक जाता है। विंग गुस्से से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है सिर्फ क्या, सिर्फ तुम फ्लर्टिंग करने आ रहे हो ना, मुझसे अब बात मत करना। ऐसा कहकर विंग गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। वांग जी भी विंग के पीछे पीछे जाने लगता है और विंग को बनाने लगता है और कहता है तुम्हें गलतफहमी हो गई है विंग, मैं इस तरह से नहीं हूँ। विंग वांग जी से बहस करते हुए जा रहा था और वांग जी उसे मना रहा था। तभी एक पर्सन की नज़र विंग पर पड़ती है। जब वो पर्सन विंग को देखता है तो हैरान हो जाता है और जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है और वी चांगसे को कॉल लगा देता है और बताता है कि उनका बेटा इस वक्त यहाँ पर है। विंग और वांग जी दोनों ही घर वापस आ जाते हैं। वांग जी को आज विंग पर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी विंग को मनाने के लिए। विंग नेक्स्ट मॉर्निंग बहुत खुश था, लेकिन अचानक से विंग की तबीयत खराब होने लगती है और वो वॉमिटिंग करना स्टार्ट कर देता है। वांग जी विंग के पास आता है और कहता है तुम लगभग 1 हफ्ते से वॉमिटिंग किए जा रहे हो, मैं कितनी बार कह रहा हूँ कि चलो डॉक्टर के पास तुम्हारा चेकअप करवा कर लेकर आता हूँ, लेकिन तुम मना कर रहे हो।
विंग कहता है नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, मुझे सिर्फ सुबह के ही वक्त वॉमिटिंग होती है, पूरे दिन तो मैं ठीक रहता हूँ ना, इसके लिए क्या डॉक्टर के पास जाना। वांग जी जब ये सुनता है तो विंग से कहता है तो फिर ठीक है, अगर कल भी तुम्हें वॉमिटिंग हुई तो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ज़रूर ले जाऊँगा। आज तो मैं छोड़ रहा हूँ और तुम्हें नाश्ता बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आज नाश्ता बनाता हूँ, तुम्हें क्या नाश्ते में खाना है मुझे बताओ, मैं बना देता हूँ। विंग जब ये सुनता है तो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है मुझे कुछ दिनों से ना चटपटा खाने को बहुत मन कर रहा है, कुछ स्पाइसी सा बना दो ना। वांग जी जब ये सुनता है तो हाँ में सर हिलाता है और किचन में चला जाता है और विंग के लिए कुछ स्पाइसी सा नाश्ता तैयार करता है। विंग जब वो नाश्ता खाता है तो उसे बहुत टेस्टी लगता है और वांग जी की तरफ देखता है और कहता है वाओ, तुमने तो बहुत टेस्टी बनाया है। वांग जी जब ये सुनता है तो मुस्कुरा देता है, लेकिन वांग जी वो नाश्ता नहीं करता। विंग हैरान होकर वांग जी की तरफ देखने लगता है और कहता है तुम नहीं कर रहे हो। वांग जी नाश्ते की तरफ देखता है और कहता है ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, मैं नहीं खा पाऊँगा, मैं हल्का ही स्पाइस खा पाता हूँ। ऐसा कहकर वांग जी अपना अलग नाश्ता लेकर आता है। विंग वांग जी का नाश्ता भी ट्राई करता है तो उसे वो भी टेस्टी लगता है। विंग वांग जी का और खुद का दोनों का ही नाश्ता खा लेता है। वांग जी हैरान होकर विंग की तरफ देखने लगता है और कहता है आजकल तुम कुछ ज़्यादा नहीं खा रहे हो। विंग जब ये सुनता है तो अपना मुंह बना लेता है और कहता है मैं क्या करूँ, वॉमिटिंग करने के बाद मुझे बहुत तेज़ भूख लगती है, जितना भी नाश्ता तुम बनाते हो उससे मेरी भूख नहीं मिटती है। वांग जी कहता है कि तो तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था, मैं अब से ज़्यादा सा नाश्ता बनाकर जाया करूँगा। ऐसा कहकर वांग जी अपनी जगह से उठता है और रेडी होने लगता है। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है तुम क्या अपने जॉब पे जा रहे हो। वांग जी हाँ में सर हिलाता है और कहता है हाँ, जॉब पे तो जाना जरूरी है ना, नहीं तो हम खाएंगे क्या। विंग कहता है क्या तुम आज छुट्टी कर सकते हो, मुझे कहीं घूमने जाने को मन कर रहा है, मुझे घर में अच्छा नहीं लगता। वांग जी जब ये सुनता है तो कहता है क्या सच में मैं छुट्टी कर लूँ। विंग हाँ में सर हिलाता है और कहता है हाँ आज कर लो ना, आज मैं कहीं घूमना जाना चाहता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वांग जी जल्दी से आकर विंग के लिप्स पर एक किस करता है और कहता है कहाँ घूमना जाना चाहते हो। विंग कहता है पता नहीं, बस जाना चाहता हूँ। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है क्या तुम माउंटेन पर जाना चाहोगे। विंग हैरान होकर वांग जी की तरफ देखता है और कहता है यहाँ पर माउंटेन भी है। वांग जी हाँ में सर हिलाता है और कहता है हाँ, यहाँ पर माउंटेन भी है, अगर तुम जाना चाहो तो चलो। विंग जब ये सुनता है तो बहुत खुश हो जाता है और वांग जी की तरफ देखता है और कहता है कि मैं जल्दी से रेडी होकर आता हूँ। ऐसा कहकर विंग जल्दी से रूम में चला जाता है और रेडी होने लगता है। विंग को इतना खुश देखकर वांग जी के फेस पर भी हल्की सी स्माइल आ जाती है। विंग जल्दी से रेडी होकर बाहर आता है और वांग जी की तरफ देखता है चलते हैं। वांग में चलता है और उसके बाद वांग माउंटेन पर घूमने के लिए निकलते हैं। उधर चंगसे को जब पता चला था कि उनका बेटा इस विलेज में है तो वो अपने आदमियों के साथ उस विलेज में आ जाते हैं और विंग और वांग जी के बारे में पता करने लगते हैं। विंग और वांग जी माउंटेन पर घूम रहे थे, लेकिन विंग जल्दी ही थक जाता है और वांग जी की तरफ देखता है और कहता है वांग जी मैं बहुत थक चुका हूँ, मैं कहीं बैठना चाहता हूँ। वांग जी जब ये सुनता है तो विंग को लेकर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है और कहता है यहाँ बैठो, उसके बाद हम घर वापस चलेंगे। विंग हाँ में सर हिलाता है और बैठ जाता है। वांग जी भी विंग के पास बैठ जाता है। विंग अपना सर वांग जी के कंधे पर रख देता है और वांग जी धीरे धीरे विंग के सर को सहला रहा था, तभी अचानक से वहाँ पर बहुत सारी ब्लैक कार आ जाती है। विंग और वांग जी जब इतनी सारी कारें देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। तभी एक कार में से वी चांग से बाहर आते हैं। विंग जब अपने डैड को देखता है तो बहुत खुश हो जाता है। इस वक्त वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ रखा था। विंग जैसे अपने डैड को देखता है तो वांग जी से अपना हाथ छुड़वाता है और वी चांग से की तरफ भागने लगता है। वांग जी हैरान होकर अपने खाली हाथ को देख रहा था और विंग को जाता हुआ देख रहा था। विंग जल्दी से वी चांग से के पास पहुंच जाता है और उन्हें हक करके रोने लगता है। वी चांग से विंग के पीठ को थपथपाने लगते हैं और अपने गार्ड्स की तरफ इशारा करते हैं। वी चांग से अपने साथ बहुत सारे गार्ड्स को लेकर आए थे। जैसे ही वी चांग से का इशारा मिलता है वो गार्ड्स वांग जी के पास पहुंचते हैं और वांग जी को मारना स्टार्ट कर देते हैं। विंग जब ये देखता है तो हैरान हो जाता है और वी चांग से कहता है डैड ये आप क्या कर रहे हैं, आप वांग जी को मार क्यों रहे हैं। वी चांग से गुस्से से वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं इसकी इतनी हिम्मत, पहले इसने तुम्हारे साथ गलत करने की कोशिश की और उसके बाद तुम्हें किडनैप कर लिया, इसे तो उसी वक्त जेल में ही मार देना चाहिए था। विंग वी चांगसे को कुछ बताना चाहता था, लेकिन वी चांगसे विंग की कोई भी बात नहीं सुनते और अपने गार्ड्स को कहते हैं इसे अच्छे से पीटो। जैसे ही वांग जी को पीटना स्टार्ट कर देते हैं, विंग की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और रोते हुए अपने डैड को मना करता है कि डैड उसे मत मारो, वो मेरा हस्बैंड है। वी चांगसे जब ये सुनते हैं तो गुस्से से विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं हस्बैंड। विंग हाँ में सर हिलाता है और कहता है हाँ, हम दोनों ने शादी कर ली है डैड, उसे मत मारो। वी चांग से जब ये सुनते हैं तो उन्हें और भी गुस्सा आ जाता है। वी चांग से गुस्से में अपनी गन निकालते हैं और वांग जी को शूट कर देते हैं। विंग के मुंह से चीख निकल जाती है। वांग जी वहीं ज़मीन पर गिर जाता है। विंग जब ये देखता है कि वांग जी नीचे गिर चुका है तो वांग जी के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन वी चांग से विंग का हाथ कस के पकड़ लेते हैं और कहते हैं अभी इसी वक्त मेरे साथ घर चलो, मैं इस शादी को नहीं मानता, तुम्हारी शादी वही होगी जहाँ मैंने ठीक किया है। विंग ना में सर हिलाता है और वांग जी के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन वी चांग से ज़बरदस्ती विंग को कार में बैठाने लगते हैं और अपनी गार्ड्स की तरफ देखते हैं और कहते हैं इसको उठाकर खाई में फेंक दो। विंग जब ये सुनता है तो ना में सर हिलाता है और वी चांग से की तरफ देखता है और कहता है डैड ऐसा मत कीजिए, उसे मत मारिए।
वी चांगसे के गार्ड जब ये सुनते हैं तो वो वांग जी को उठाते हैं और सीधे खाई में फेंक देते हैं। विंग के मुंह से फिर से चीख निकल जाती है और विंग वहीं पर बेहोश हो जाता है। वी चांगसे विंग को उठाते हैं और अपने साथ ले जाने लगते हैं। नेक्स्ट डे जब विंग की आंखें खुलती है तो विंग देखता है कि वो इस वक्त हॉस्पिटल में है और कांगसा सरन उसके पास बैठी हुई है। कांगसा सरन की आंखों में आंसू आ रहे थे। विंग जल्दी से उठकर बैठ जाता है और कांगसा सरन की तरफ देखता है और कहता, मॉम मॉम डैड ने मेरे हस्बैंड को मार दिया मॉम, उन्होंने मेरी आंखों के सामने वांग जी को मार दिया मॉम। ऐसा कहकर विंग पैनिक करने लगता है। कांगसा सरन विंग को शांत कराने की कोशिश करती है और कहती, बेटा शांत हो जाओ, इस तरह से पैनिक मत करो, अगर तुम ज़्यादा पैनिक करोगे तो तुम अपने होने वाले बच्चे को भी खो दोगे। विंग जब ये सुनता है तो हैरानी से कांगसा सरन की तरफ देखने लगता है और कहता है, मॉम आप ये क्या कह रही हो। कांगसा सरन हाँ में सर हिलाती है और हाँ बेटा, जब तुम्हारे डैड तुम्हें वापस लेकर आए तो तुम्हें होश नहीं आ रहा था, तुम अपने होश में नहीं आ रहे थे, जिस वजह से तुम्हें तुम्हारे डैड हॉस्पिटल लेकर आए और यहाँ चेकअप करने के बाद पता चला कि तुम 3 मंथ्स प्रेग्नेंट हो। तुम्हारे डैड को जब ये पता चला तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, तो तुम्हारे बच्चे को अबॉर्ट करवा देना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर ने मना किया है क्योंकि ऑलरेडी 3 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं, इससे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, जिस वजह से तुम्हारे को अपना पता बदलना पड़ा। विंग जब ये सुनता है तो अपने स्टमक पर अपना हाथ रखता है और अपने स्टमक को सहलाने लगता है और कहता है, मॉम मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा, ये वांग जी की आखिरी निशानी है मेरे पास, मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा। ऐसा कहकर विंग रोने लगता है। तभी वी चांगसे वहाँ आ जाते हैं और विंग की तरफ देखते हुए कहते हैं, हाँ तुम इस बच्चे को जन्म तो दे सकते हो लेकिन इसे पाल नहीं सकते। डॉक्टर ने कहा है कि अगर हमने इस बच्चे को अबॉर्ट करवाया तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। मैं तुम्हारी जान के साथ कोई खतरा नहीं ले सकता, इसलिए तुम्हें इस बच्चे को जन्म देना होगा, लेकिन पाल नहीं सकते हो। विंग रोते हुए वी चांगसे की तरफ देखता है और कहता है, डैड आपने ऐसा क्यों किया, आपने वांग जी को क्यों मारा। वी चांगसे गुस्से से विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, तुम उस मामूली से इंसान को अपना हस्बैंड कह रहे थे, मैं उसको तुम्हारा हस्बैंड नहीं मानता और ना ही इस बच्चे को अपना ग्रैंडसन। तुम बस इस बच्चे को बर्थ दोगे और इसके बाद इस बच्चे को मैं अनाथ आश्रम में दे दूंगा। विंग जब ये सुनता है तो ना में सर हिलाता है और कहता है, नहीं डैड आप ऐसा नहीं कर सकते। वी चांगसे गुस्से से विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, तुम क्या चाहते हो, इस बच्चे को पैदा होते ही मैं मार डालूं। विंग जब ये सुनता है तो वो घबरा जाता है और ना में सर हिलाता है और कहता नहीं। वी चांगसे जब ये सुनते हैं तो उनके फेस पर एक डेविल स्माइल आती है और वो विंग से कहते हैं, तो फिर तुम वैसा ही करोगे जैसा मैं कहूँगा। उसके बाद वी चांगसे कांगसा सरन की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम विंग को लेकर दूसरी सिटी जाकर रहने लोगे जब तक ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आता। लोगों को लगता है कि विंग इस वक्त वर्ल्ड टूर पर है तो उसे वर्ल्ड टूर पर ही रहने दो। जब बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा उसे मैं एक अनाथ आश्रम में दे दूंगा और उसके बाद विंग को वापस लाकर उसकी शादी में जिन जुसून से दे दूंगा। विंग जब ये सुनता है तो नामे सर हिलाता है और कहता नहीं डैड, मैं वांग जी के अलावा किसी को भी अपना हस्बैंड नहीं मानता। वी चांगसे गुस्से से विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि तुम वैसा ही करोगे जैसा मैं कहूँगा, नहीं तो तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे बच्चे का क्या हाल करूँगा। विंग जब ये सुनता है तो जल्दी से अपना हाथ अपने स्टमक पर रखता है और चुप हो जाता है। कांगसा सरन भी विंग का हाथ पकड़ लेती है और इशारे में चुप रहने को कहती है। उसके बाद वी चांगसे कांगसा सरन को और विंग को दूसरे सिटी भेज देते हैं जब तक विंग की डिलीवरी ना हो जाए। विंग अपनी माँ के साथ दूसरी सिटी आ चुका था। कांगसा सरन विंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखी और विंग को बताती थी कि उसे प्रेगनेंसी में क्या करना है और क्या नहीं करना है। विंग को वांग जी की हमेशा याद आती थी। विंग अक्सर रातों को उठ रोया करता था वांग जी के लिए, कभी कभी तो उसे पैनिक अटैक भी आ जाया करता था। कांगसा सरन हमेशा विंग के पास रहती थी और विंग को संभालती थी। इस बीच वी चांगसे 1-2 बार विंग से मिलने आए थे। विंग से बात करने की भी कोशिश की थी लेकिन विंग ने उनकी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। बस वी चांगसे को देखते साथ ही विंग दूसरे रूम में चला जाया करता था, जिसे देखकर वी चांगसे को बहुत गुस्सा आता था। देखते ही देखते विंग की डिलीवरी का वक्त आ जाता है। कांगसा सरन विंग को हॉस्पिटल एडमिट करती है और जहाँ पर विंग ने एक क्यूट अल्फा बॉय को बर्थ दिया था। वी चांगसे को जब ये बात पता चली थी तो वी चांगसे ने कहा था कि वो अगले दिन सुबह तक वहाँ पहुँच जाएगा और उसके बाद उस बच्चे को अनाथ आश्रम में दे देगा। कांगसा सरन विंग के पास आती है। विंग इस वक्त बेहोश था। कांगसा सरन के हाथ में विंग का बेबी था। कांगसा सरन विंग के बेबी को ध्यान से देखती है और उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। कांगसा सरन भी बेबी से माफ़ी मांगती है और कहती है कि सॉरी बेटा, तुम्हारी ग्रैंड मदर तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाई। विंग को जब होश आता है तो कांगसा सरन जल्दी से विंग के बेबी को विंग के बाहों में दे देती है और कहती है तुम्हें अल्फा बॉय हुआ है। विंग जब ये सुनता है तो मुस्कुरा देता है और अपने बच्चे की तरफ देखने लगता है। उसका बच्चा हूबहू वांग जी की तरह देखने में हुआ था, जिसे देखने के बाद विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कांगसा सरन विंग के सर को प्यार से सहलाती है और कहती है बेटा, कल सुबह तक तुम्हारे डैड आ जाएंगे और उसके बाद इस बच्चे को ले जाएंगे। विंग जब ये सुनता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहता है मॉम कुछ कीजिए ना, मैं इस बच्चे को अपने पास रखना चाहता हूँ, इसे पालना चाहता हूँ। कांगसा सरन
विहिंग की तरफ हेल्पलेसली देखती है और कहती है, सॉरी बेटा, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तुम्हारे डैड ने इस पूरे हॉस्पिटल में अपने गार्ड्स रख रखे हैं। अगर मैं इस बच्चे को छुपाकर कहीं ले भी गई तो कहाँ ले जाऊंगी? तुम्हारे डैड को पता ही चल जाएगा, इसलिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। विंग जब ये सुनता है तो रोने लगता है। कांग्सा सेरन उसे शांत करवाती है और कहती, बेटा, ये बच्चा सिर्फ रात भर के लिए तुम्हारे पास है, तुम इसे जितना चाहो उतना प्यार दो। ऐसा कहकर कांग्सा सेरन उस रूम से बाहर चली जाती है। विंग अपने बच्चे को अपने पास ही लेटा लेता है और उसे ध्यान से देखने लगता है। विंग की आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे। लगभग आधी रात को विंग अपने बच्चों को अपनी बाहों में लेकर सो रहा था, तभी अचानक एक पर्सन उसके रूम में एंटर होता है और बच्चे को वहाँ से ले जाने लगता है। विंग को जब ये महसूस होता है कि कोई उसका बच्चा छीन कर ले जा रहा है तो विंग होश में आ जाता है और उस पर्सन को रोकने लगता है। विंग जब उस पर्सन का फेस देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि वो वांगजी था। विंग वांगजी को मना करता है कि उसके बच्चे को उसके पास से मत ले जाओ, तो वांगजी उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, तो विंग राजी हो जाता है। अब प्रेजेंट टाइम में विंग और वांगजी हॉस्पिटल से बाहर जा रहे थे, तभी अचानक कांग्सा सेरन उनके सामने आ जाती है। वांगजी जब यह देखता है तो थोड़ा सा घबरा जाता है और विंग भी घबरा जाता है। कांग्सा सेरन के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वांगजी के पास आती है और प्यार से वांगजी के सर पर अपना हाथ सहलाती है और कहती है, तुम वांगजी हो ना? वांगजी जब यह सुनता है तो हैरान होकर कांग्सा सेरन की तरफ देखने लगता है। विंग भी हैरान हो जाता है। कांग्सा सेरन मुस्कुरा देती है और कहती है, मैं अपना बेटा और अपना ग्रैंडसन तुम्हें सौंप रही हूँ, इनका अच्छे से ख्याल रखना और जितना हो सके उतना यहाँ से दूर चले जाओ ताकि तुम मेरे हस्बैंड के हाथ में ना आओ। ऐसा कहकर कांग्सा सेरन कुछ पैसे निकालती है और वांगजी के हाथ में देती है। वांगजी ना में सर हिलाता है और कहता, मुझे इन पैसों की ज़रूरत नहीं है। कांग्सा सेरन कहती है, अभी बेटा मेरे पास फ़िलहाल यही है, तुम रख लो, तुम दोनों को इसकी आगे ज़रूरत पड़ेगी। तुम ऐसा समझो कि ये पैसे नहीं, ये मेरा आशीर्वाद है, और अब जल्दी से यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि मेरे हस्बैंड के गार्ड्स तुम्हें देख लें या मेरे हस्बैंड यहाँ आ जाए। वांगजी और विहिंग जब ये सुनते हैं तो हाँ में सर हिलाते हैं। वांगजी जल्दी से विहिंग को अपने साथ हॉस्पिटल से छुपाकर बाहर लेकर आ जाता है। विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, वांगजी हम कहाँ जाएंगे? वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो विंग, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाऊंगा जहाँ हम दोनों बहुत ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। विंग कहता है, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी जाने को तैयार हूँ वांगजी। तभी उनका बेबी अचानक से कुछ हलचल करता है और धीरे धीरे रोना स्टार्ट कर देता है। विंग हैरान होकर अपने बेबी की तरफ देखने लगता है। वांगजी ने अभी तक अपने बेबी का फेस नहीं देखा था, इसलिए वांगजी भी अपने बेबी के फेस को देखने लगता है, जिसे देखने के बाद वांगजी के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। विंग वांगजी के फेस की तरफ देखता है और कहता है, ये तुम्हारी तरह है? वांगजी कहता, हाँ मेरा बेटा है, मेरी तरह ही होगा ना, फोटो के नीचे का ये मोल बिल्कुल तुम्हारी तरह हुआ है। ऐसा कहकर वांगजी उस बच्चे की फोटो के नीचे के मोल की तरफ इशारा करता है। विंग जब ये देखता है तो उसके फेस पर भी स्माइल आ जाती है और वो भी हाँ में सर हिला देता है। उसके बाद विंग कहता है, वांगजी हमें कहाँ जाना होगा? वांगजी कहता है, हमें बंदरगाह जाना पड़ेगा। विंग जब ये सुनता है तो हैरान हो जाता है और कहता है, बंदरगाह क्यों? वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग कुछ ही देर में तुम्हारे डैड को पता चल जाएगा कि तुम हॉस्पिटल से गायब हो बच्चे को लेकर, तो तुम्हें ढूंढने के लिए वो एयरपोर्ट जाएंगे, बस स्टैंड जाएंगे, टैक्सी स्टैंड जाएंगे, लेकिन बंदरगाह नहीं जाएंगे। मैंने वहाँ एक पर्सन से बात की है, वहाँ से हम एक कार्गो शिप में दूसरी कंट्री चले जाएंगे। विंग जब ये सुनता है तो हैरान हो जाता है और कहता है, कार्गो शिप में? मगर क्यों? वांगजी कहता है, क्योंकि तुम्हारे डैड अगर तलाशी के लिए वहाँ पर आ गए तो कार्गो शिप में नहीं ढूंढेंगे, बाकी सब जहाज़ों में ढूंढेंगे, और यही एक आसान रास्ता है विंग। ऐसा कहकर वांगजी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, चलो चलते हैं, इससे पहले हमें देर हो जाए। विंग हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद वांगजी विंग को लेकर बंदरगाह आ जाता है। बीच रास्ते में वांगजी ने बहुत सारा सामान खरीदा था, खाने पीने का और बच्चे का सामान लेकर वो कार्गो शिप में चढ़ जाता है। वांगजी का एक फ्रेंड वांगजी के पास आता है और उन्हें कार्गो शिप में रहने के लिए एक जगह देता है, लेकिन बाहर निकलने के लिए मना करता है। वांगजी उसकी बात मान जाता है और विंग को लेकर उसी जगह पर बैठ जाता है। विंग और वांगजी एक दूसरे के पास बैठे हुए थे। विंग काफ़ी थक चुका था, क्योंकि विंग ने अभी अभी बच्चे को बर्थ दिया था, इसलिए विंग जल्दी थक जाता था। इसलिए विंग अपना सर वांगजी के कंधे पर रख देता है और उसकी बाहों में उसका बच्चा था। वांगजी विंग और बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। उनका ये सफ़र 24 घंटे का था। इस बीच विंग कई बार वांगजी से पूछता है कि हम क्या पहुंच गए। वांगजी मना कर देता है और कहता है, विंग जब हम पहुंच जाएंगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम्हें अभी आराम की ज़रूरत है, तुम आराम करो। ऐसा कहकर वांगजी विंग को सुला देता है और बच्चे का ख्याल रखने लगता है। उधर वीचांग से जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कांग्सा सेरन इस वक्त विंग के रूम में थी, लेकिन विंग बेड पर नहीं था। वीचांग से जब ये देखते तो हैरान हो जाते हैं और कांग्सा सेरन से पूछते हैं, विंग कहाँ है? कांग्सा सेरन वीचांग से की तरफ देखकर मुस्कुरा देती है और कहती है, उसे तो उसका हस्बैंड ले गया। वीचांग से जब ये सुनते हैं तो हैरान होकर कांग्सा सेरन की तरफ देखते हैं और कहते हैं, ये तुम किस तरह की बकवास कर रही हो? कांग्सा सेरन मुस्कुरा देती है और कहती है, मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, सच में विंग का अल्फा आया था और विंग को और अपने बच्चे को अपने साथ ले गया। वीचांग से जब ये सुनते हैं तो कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, उसको मैंने अपने हाथों से मारा था।
कांग्रेस सर फिर से मुस्कुरा देती है और कहती है शायद हमारे बेटे का प्यार बहुत ज़्यादा सच्चा है। देखो ना, उसका अल्फा मरकर भी वापस आ गया है और वो अब मेरे बेटे और अपने बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। उसकी चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर कांग्रेस सरन उस रूम से बाहर चली जाती है। वी चंग अपने हाथों की मुट्ठियों को कस लेते हैं और जल्दी से अपने फ़ोन निकालते हैं और अपने सारे गार्ड्स को कहते हैं विहिंग को और वांगजी को ढूंढो। उधर हम वांगजी और विहिंग को देखते हैं। देखते देखते 24 घंटे बीत जाते हैं। विहिंग थके होने के कारण वो जल्दी ही सो जाता है और जब विहिंग की आंखें खुलती हैं तो विहिंग अपने आसपास देखने लगता है तो हैरान हो जाता है क्योंकि वो इस वक्त एक बहुत ही शानदार बेडरूम में लेटा हुआ था। विहिंग जल्दी से उठकर बैठ जाता है और अपने आसपास देखने लगता है। ये कोई राजमहल का कमरा नजर आ रहा था। विंग हैरान होकर अपने आसपास देखने लगता है। तभी उसकी नज़र एक पालने में जाती है जहां उसका बेटा सोया हुआ था। विंग जब उस पालने को देखता है तो वो भी और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो पालना भी बहुत ज़्यादा ही सुंदर था। विंग हैरानी से अपने आसपास देखता है और कहता है मैं यहाँ कैसे आ गया और वांगजी कहाँ पर है। ये सोचकर विंग थोड़ा सा पैनिक करने लगता है, लेकिन तभी अचानक से उस रूम का दरवाज़ा खुलता है और वांगजी अंदर आता है। विंग वांगजी को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वांगजी ने जो कपड़े पहन रखे थे वो कोई मामूली कपड़े नहीं थे। विंग हैरानी से वांगजी की तरफ देखता है और कहता वांगजी हम कहाँ पर आ गए हैं। वांगजी मुस्कुरा देता है और कहता विंग ये हमारा राजमहल है। विंग जब ये सुनता है तो और भी हैरान हो जाता है और कहता हमारा राजमहल। वांगजी हाँ में सर हिलाता है और कहता है हाँ विंग ये हमारा राजमहल है। एक्चुअली में मैंने तुमसे एक बात छुपाई थी। अभी भी हैरान होकर वांगजी की तरफ देख रहा था। वांगजी विंग की तरफ देखकर हल्के से मुस्कुराता है और कहता विंग एक्चुअली में मैं कोई मामूली इंसान नहीं हूँ, मैं इस राज्य का हूँ। विंग हैरान होता है और कहता है तुम प्रिंस हो। वांगजी हाँ में सर हिलाता है। तभी अचानक से उस रूम में एक ओल्ड मैन की एंट्री होती है जो अपनी छड़ी को पकड़कर उस रूम में आ रहे थे। वो ओल्ड मैन अंदर आते हुए विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं हाँ बेटा वांगजी जो बोल रहा है सच बोल रहा है। एक्चुअली में ये यहाँ का प्रिंस है, लेकिन आज से 6 साल पहले ये यहाँ से भाग गया था और चाइना में जाकर रहने लगा था। विंग अभी भी हैरान होकर उन दोनों की तरफ देखता है और अपने दिमाग में इस बात को बैठाने की कोशिश करता है कि वांगजी एक प्रिंस है। लैन कुरेन विंग के पास आते हैं और विंग के पास बैठ जाते हैं और कहते हैं बेटा हाँ ये नायक इस राज्य का प्रिंस है, लेकिन इसे एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह अपनी ज़िंदगी जीनी थी, इसलिए ये यहाँ से भागकर चाइना जाकर बस गया था। 6 सालों से हम इसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं था कि ये कहाँ पर है। लेकिन तुम्हारी वजह से कल रात को ही ये वापस आ गया। वांगजी अपने अंकल की तरफ देखता है और कहता है वापस नहीं आता तो क्या करता, इसका बाप मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है, जब देखो मुझे जान से ही मारने की कोशिश करता है। विंग जब ये सुनता है तो अपना मुंह बना लेता है। फिर विंग को कुछ याद आता है। विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता वांगजी मैंने तो खुद देखा था कि डैड ने तुम्हें गोली मारी थी और तुम्हें खाई में गिर दिया था, तुम जिंदा कैसे बचे। वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है कि जब तुम्हारे डैड ने मुझे गोली मारी थी तो गोली मुझे लगी ही नहीं थी, मेरे कंधे से छूकर निकल गई थी और गार्ड्स ने जब मुझे नीचे खाई में फेंका था तो मैं एक पेड़ से जाकर अटक गया था। गांव वालों की नज़र जब मुझ पर पड़ी थी तो वो लोग मुझे हॉस्पिटल ले गए। तुम्हें पता है विंग गांव वालों को क्या लगता है कि मेरे पागल ओमेगा ने मुझे मारकर नीचे फेंक दिया। विंग जब ये सुनता है तो गुस्से से वांगजी की तरफ देखने लगता है। वांगजी जोर जोर के हंसने लगता है। लैन कुरेन वांगजी की तरफ देखते हैं और कहते हैं तुम इससे परेशान क्यों कर रहे हो। वांगजी कहता है अंकल मैं परेशान नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सच बता रहा हूँ। आपको पता है जिस गाँव में हम रहते थे उस गाँव के लोग सोचते थे कि विंग पागल है। विंग अपना मुँह बनाता है और कहता है ये भी तुम्हारी हुआ है क्योंकि तुमने गाँव बता दिया था कि तुम्हारा ओमेगा पागल है। वांगजी कहता उस वक्त ऐसा नहीं करता तो तुम वहाँ से भाग जाते। विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है उसके बाद क्या हुआ और तुम्हें पता कैसे चला कि मैं उस हॉस्पिटल में हूँ। वांगजी कहता है जब गांव वालों ने मुझे हॉस्पिटल में पहुंचाया तो मेरी हालत बहुत बुरी थी, मुझे पूरे 4 महीने लगे रिकवर होने में। रिकवर होने के बाद मैं सबसे पहले सिटी गया और तुम्हारे बारे में खोजबीन करने लगा, लेकिन तुम्हारे डैड ने सबको ये कहा था कि तुम बल गए हुए हो। मैं इस बात पर हैरान हो गया था कि ऐसा क्यों किया उन्होंने। मैं तुम्हारे बारे में खोजबीन करने लगा लेकिन तुम्हारा कुछ भी पता नहीं चल रहा था। एक दिन मैंने तुम्हारे डैड को कहीं जाते हुए देखा तो मैंने उनका पीछा किया। तुम्हारे डैड दूसरे सिटी पहुंच गए थे और जहां तुम रह रहे थे वहां पर गए थे। मैंने तुम्हें और तुम्हारी माँ को देख लिया था और जब मैंने तुम्हें देखा कि तुम प्रेग्नेंट हो तो पहले तो मैं बहुत खुश हुआ। मैं तुमसे मिलना चाहता था लेकिन तुम्हारे डैड ने उस जगह इतने गार्ड्स लगा रखे थे कि मैं अंदर नहीं जा पा रहा था और मैं इंतज़ार करने लगा। मैंने सोचा कभी ना कभी तो तुम उस घर से बाहर निकलोगे, लेकिन जिस दिन तुम्हारी डिलीवरी होने वाली थी उस दिन ही तुम बाहर निकले थे और मैं सीधे हॉस्पिटल पहुंच गया था। हॉस्पिटल में भी तुम्हारे डैड ने गार्ड्स लगा रखे थे लेकिन मैं छुपते छुपाते तुम्हारे रूम तक पहुंच चुका था। उसके बाद मैंने सोचा कि अब चाइना में रहना सेफ नहीं है, इसलिए मैं घर वापस आ गया तुम्हें लेकर और बच्चे को लेकर। लैन कुरेन कहते हैं अच्छा हुआ कि तुम अपने बच्चे को यहाँ लेकर आए हो। अपने ग्रैंडसन को देखने के बाद मैं तुम्हारी सारी गलतियाँ माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन 6 साल तक घर से गायब रहने की वजह से तुम्हें पनिशमेंट तो जरूर मिलेगी। वांगजी जब ये सुनता है तो लैन कुरेन की तरफ देखता है और कहता है अंकल फिर से वो पनिशमेंट नहीं,
वो बहुत बुरा है, मुझे अच्छा नहीं लगता वो पनिशमेंट लेना, आप मुझे वो वाली पनिशमेंट नहीं देंगे। लैन कुरन मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं पनिशमेंट तो पनिशमेंट है और मिलेगी ही, लेकिन अभी तुम दोनों बहुत थके हुए हो, इसलिए रेस्ट करो, कल सुबह तुम दोनों की ताजपोशी की जाएगी। बिंग जब ये सुनता है तो हैरान हो जाता है और कहता है ताजपोशी। लैन कुरन मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं हाँ बेटा, ये यहाँ का प्रिंस है और तुमने इससे शादी की है तो तुम्हें भी तो यहाँ का लैंड फोरम की उपाधि से नवाजा जाएगा। बिंग वांगजी की तरफ हैरानी से देखने लगता है और कहता है मैं क्या क्वीन बनने वाला हूँ? वांगजी हाँ में सर हिलाता है और कहता है हाँ, तुम्हारी ताजपोशी होगी और कल तुम्हें क्वीन घोषित किया जाएगा। बिंग हल्के से मुस्कुरा देता है। बिंग जब ये सुनता है तो कुछ कहने वाला था, लेकिन तभी अचानक से बेबी रोने लगता है। बिंग और वांगजी दोनों ही बेबी की तरफ देखते हैं और उसके बाद बिंग वांगजी से कहता है शायद बेबी को भूख लगी है। लैन कुरन जब ये सुनते हैं तो कहते हैं तुम दोनों रेस्ट करो, मैं चलता हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम करना है। ऐसा कहकर लैन कुरन अपने हाथों की मुट्ठियों को कसते हैं और बिंग और वांगजी के रूम से बाहर आ जाते हैं। वांगजी जल्दी से बेबी के पास जाता है और बेबी को अपनी बाहों में उठा लेता है और बिंग के पास लाकर दे देता है। बिंग जल्दी से बेबी को मिल्क फीड कराने लगता है। वांगजी बिंग को घूर घूर कर देखने लगता है। बिंग की नज़र जब वांगजी पर पड़ती है तो वो पूछता है तुम मुझे इस तरह से क्यों घूर घूर कर देख रहे हो? वांगजी कहता है बहुत दिन हो गए, हम दोनों ने एवरीडे मीन्स एवरीडे नहीं किया। बिंग जब ये सुनता है तो कहता है सेमलेस कहीं के, अपने बच्चे के सामने कैसी बातें कर रहे हो? बिंग की बात सुनकर वांगजी हंसने लगता है और कहता है हमारे एवरीडे मीन्स एवरीडे की वजह से तो ये इस दुनिया में आया है। बिंग जब ये सुनता है तो अपना मुंह बना लेता है और कहता है परबट कहीं का। वांगजी कहता है हाँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। ऐसा कहकर वांगजी जल्दी से बिंग के करीब आता है और बिंग के लिप्स पर एक क्विक किस कर लेता है। बिंग जब ये देखता है तो मुस्कुरा देता है। उधर हम वी चांगसे और कांगसा सरन को देखते हैं। कांगसा सरन इस वक्त काउच पर बैठी हुई थी और वी चांगसे की तरफ देख रही थी। वी चांगसे परेशान होकर इधर से उधर घूम रहे थे और बार बार किसी को कॉल कर रहे थे और पूछ रहे थे उसका कुछ पता चला कि नहीं। सब जगह से ना ही आ रहा था, जिस वजह से वी चांगसे बहुत गुस्सा हो रहे थे। कांगसा सरन एक डेविल स्माइल करती है और कहती है तुम अब जिंदगी भर का पता नहीं लगा पाओगे। वी चांगसे कांगसा सरन की तरफ गुस्से से देखते हैं और कहते हैं तुम्हें पता है तो सच सच बताओ, तुम्हारा बेटा कहाँ गया है? कांगसा सरन कहती है मुझे खुद नहीं पता कि मेरा बेटा कहाँ गया है, लेकिन जहाँ भी है वो हंसी खुशी है और उसका बच्चा उसके साथ है और उसका अल्फा भी। ऐसा कहकर कांगसा सरन वहाँ से उठकर जाने लगती है, लेकिन तभी अचानक से उस मेंशन में बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं। ये सारे रॉयल गार्ड थे। उनमें से एक गार्ड वी चांगसे के सामने आता है और कहता है आपको हमारे साथ चलना होगा, ये हमारे किंग का ऑर्डर है। वी चांगसे जब ये सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कौन से किंग का ऑर्डर है? वो गार्ड वी चांगसे की तरफ देखता है और मुस्कुरा देता है और कहता है हमारे किंग लैन कुरन का ऑर्डर है, आपको अभी इसी वक्त हमारे साथ चलना होगा। लैन कुरन का नाम सुनते ही वी चांगसे थोड़ा सा घबरा जाते हैं और कहते हैं वो तो बहुत बड़े किंग है, वो मुझे क्यों याद कर रहे हैं? गार्ड कहता है जब आप वहाँ पहुँचोगे तो आपको पता चल जाएगा और आपको अपनी वाइफ को भी अपने साथ ले चलना होगा। कांगसा सरन जब ये सुनती है तो हैरान हो जाती है और कहती है मुझे भी चलना होगा। वो गार्ड हाँ में सर हिला देता है और कहता है हाँ, आपको हमारे साथ लैंड किंगडम में चलना होगा। कांगसा सरन और वी चांगसे को वो सारे गार्ड्स लेकर लैंड किंगडम के लिए निकल जाते हैं। यहाँ से हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग बिंग अपने रूम में था और रेडी हो रहा था। बिंग को रेडी करने के लिए बहुत सारे सर्वेंट लगे हुए थे। बिंग हैरान होकर उन सब की तरफ देख रहा था। बिंग को भारी भरकम कपड़े पहनाए जा रहे थे, वो भी रॉयल वाले। बिंग यह देखकर हैरान हो जाता है और कहता है मैं इस तरह के कपड़े नहीं पहनता हूँ। वांगजी बिंग को देखकर मुस्कुरा रहा था। बिंग जब ये देखता है कि वांगजी उसको देखकर मुस्कुरा रहा है तो बिंग पूछता है तुम मुझे देखकर क्यों मुस्कुरा रहे हो? वांगजी कहता है तुम इन कपड़ों में बहुत सुंदर लग रहे हो बिंग। बिंग जब ये सुनता है तो अपना मुंह बना लेता है और कहता है फिर से मस्का लगा रहे हो? वांगजी नाम में सर हिलाता है। सर्वेंट बिंग को रेडी करके उस रूम से बाहर चले जाते हैं। वांगजी बिंग के पास आता है और बिंग के फेस को अपने तरफ करता है और कहता है बिंग तुम सच में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हो। आज तक तुमसे मैंने एक बात नहीं कही, लेकिन आज तुमसे कहना चाहता हूँ। बिंग हैरान होकर वांगजी की तरफ देखने लगता है। वांगजी बिंग की आंखों में देखते हुए कहता है आई लव यू। बिंग जब ये सुनता है तो हैरान हो जाता है और कहता है क्या कहा तुमने? वांगजी कहता है आज से पहले मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा, लेकिन जिस दिन मैंने पहली बार तुम्हें देखा था ना, उसी दिन मुझे तुमसे प्यार हो गया था, लेकिन मैं तुम्हें अपने प्यार का इजहार नहीं करना चाहता था, लेकिन आज कर रहा हूँ बिंग, आई लव यू। बिंग जब ये सुनता है तो मुस्कुरा देता है और कहता है मैंने भी जिस दिन तुम्हें पहली बार देखा था ना, मुझे भी तुमसे प्यार हो गया था, लेकिन पता नहीं मेरा ईगो सामने आ गया और मैं तुम्हारे साथ वो सब हरकतें कर गया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, जिसकी वजह से तुम मुझे माफ़ कर दो और मैं भी तुम्हें कहना चाहता हूँ आई लव यू। वांगजी जब ये सुनता है तो मुस्कुरा देता है और जल्दी से बिंग को किस करना स्टार्ट कर देता है। उन दोनों का किस डीपली और पैशनेटली होने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक से उनका बच्चा रोने लगता है। वांगजी अपने बच्चे की तरफ देखता है और कहता है कि ये हमेशा गलत टाइम पर क्यों उठ जाता है। बिंग जब ये सुनता है तो मुस्कुरा देता है, कहता है ताकि ये तुम्हें वार्निंग दे सके, मेरी मम्मा से दूर रहो, मेरी मम्मा सिर्फ मेरी है। ऐसा कहकर बिंग अपने बच्चे के पास जाता है और उसे अपने बाहों में उठा लेता है। वांगजी बिंग की तरफ देखता है और कहता है बिंग तुमने बच्चे का कोई नाम सोचा है? बिंग हाँ में सर हिलाता है और वांगजी की तरफ देखता है और कहता है आयुआन।
वांग जी जब ये नाम सुनता है तो कहता है लैन आईवान, बहुत अच्छा नाम है विंग, हम अपने बच्चे का नाम यही रखेंगे। विंग भी हमेशा हिला देता है। तभी लैन कुरन वहाँ पहुँच जाते हैं। लैन कुरन विंग और वांग जी को देखते हैं तो मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं विंग बेटा चलो तुम्हारे ताजपोशी का समय आ चुका है। उसके बाद लैन कुरन वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं वांग जी बच्चे को मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ और तुम विंग को अपने साथ लेकर आना, और याद रखना विंग के फेस पर बेल डालना भूलना मत। ऐसा कहकर लैन कुरन विंग की बाहों से आईवान को ले लेते हैं और आईवान को लेकर उस रूम से बाहर निकल जाते हैं। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है अब तुम्हें बेल भी पहनना पड़ेगा। विंग अपना मुंह बना लेता है और कहता है पहले तो ये भारी भरकम कपड़े पहना दिया मुझे, अब उसके बाद ये बेल भी। वांग जी हाँ में सर हिलाता है और कहता है ये रिचुअल है विंग। ऐसा कहकर वांग जी जल्दी से विंग के सर पर बेल दे देता है और विंग को लेकर सभा में पहुंच जाते हैं। लैन कुरन वांग जी की तरफ देखते हैं और उन्हें सिंहासन पर बैठने का इशारा करते हैं। वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे लेकर सिंहासन पर बैठ जाता है। कांगसा सरन और बीचांगसे को भी वहां लाया जाता है। कांगसा सरन और बीचांगसे की नज़र जब वांग जी पर पड़ती है तो वो हैरान हो जाते हैं। हैरानी से वांग जी की तरफ देखने लगते हैं। वांग जी बीचांगसे की तरफ देखकर एक डेविल स्माइल करता है। बीचांगसे अपने मन में सोचते ये तो वांग जी की तरह नजर आ रहा है। तभी लैन प्रीस्ट की तरफ इशारा करते हैं और रिचुअल स्टार्ट करने को कहते हैं। प्रीस्ट लैन कुरन का इशारा समझ जाते हैं और रिचुअल स्टार्ट करने लग जाते हैं। उसके बाद विहिंग के सर से बेल हटाया जाता है और विहिंग के सर पर ताज को रखा जाता है। जैसे ही बीचांगसे और कांगसा सरन की नज़र विहिंग पर पड़ती है तो हैरान हो जाते हैं। कांगसा सरन के फेस पर तो एक स्माइल आ जाती है बच्चे को देखने के बाद, लेकिन बीचांगसे तो हैरान और परेशान होकर विंग और वांग जी को देख रहे थे। विहिंग के ताजपोशी का रिचुअल खत्म होने के बाद लैन कुरन सबके सामने आते हैं। उसके बाद विंग और वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि पार्टी स्टार्ट होने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। एक पर्सन को यहाँ पर एक कैदी के रूप में लाया गया है। इस पर्सन ने यहाँ के प्रिंस को मारने की कोशिश की है, जिसकी सजा आप दोनों डिसाइड करोगे। ऐसा कहकर बीचांगसे को आगे कर दिया जाता है। विंग की नज़र जब अपने डैड पर पड़ती है तो वो हैरान हो जाता है। वांग जी बीचांगसे की तरफ देखता है और एक डेविल स्माइल करता है और कहता है इन्होंने गलती तो बहुत बड़ी की है। इन्होंने इस किंगडम के प्रिंस को मारने की कोशिश की है, जिसकी सज़ा तो मौत होती है, लेकिन मेरे फादर इन लॉ होने की वजह से मैं इनकी सज़ा थोड़ी कम कर देता हूँ। इनको पूरे 40 करोड़ मारने की सज़ा दी जाए। विंग जब ये सुनता है तो हैरान होकर वांग जी की तरफ देखने लगता है और कहता है वांग जी वो मेरे डैड है। वांग जी कहता है तुम्हारे डैड है इसलिए तो 40 करोड़ बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं तो उनका गला कटवाने वाला था। विंग जब ये सुनता है तो हैरान हो जाता है और कहता है क्या सच में? वांग जी हाँ में सर हिलाता है और कहता है तुम्हें पता है इस किंगडम के प्रिंस को मारने का जुर्म में क्या सज़ा मिलती है? इनके दोनों हाथ कटवा दिए जाते। लैन कुरन वांग जी की बात सुनने के बाद मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं सिर्फ उन्हें नहीं 40 करोड़ की सज़ा मिलेगी, तुम्हें भी मिलेगी। वांग जी हैरान होकर लैन कुरन की तरफ देखने लगता है और कहता है अंकल मुझे क्यों मिलेगी? लैन कुरन कहते हैं कि तुम भी तो यहाँ से भाग गए थे ना, उसकी सज़ा भी 40 करोड़ ही होते हैं। अब तुम दोनों फादर इन लॉ और सन इन लॉ दोनों जाकर पनिशमेंट हॉल में जाकर अपनी अपनी पनिशमेंट लो। वांग जी जब ये सुनता है तो कहता है हाँ अंकल ले लूँगा, लेकिन अभी तो पार्टी शुरू हुई है ना, पार्टी खत्म होने के बाद जाकर मैं पनिशमेंट हॉल में जाकर अपनी पनिशमेंट ले लूँगा। ऐसा कहकर विंग और वांग जी दोनों ही सिंहासन से नीचे आ जाते हैं। विंग जल्दी से कांगसा सरन के पास आता है और उन्हें हक कर लेता है। कांगसा सरन प्यार से विंग के सर को सहलाती है और कहती बेटा तुम खुश तो हो ना? विंग हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद विंग की नज़र बीचांगसे की तरफ जाती है जो विंग को ही देख रहे थे। विंग जल्दी से बीचांगसे के पास आता है और उन्हें हक कर लेता है और कहता है डैड आई एम सॉरी डैड, मैंने आपका दिल दुखाया है ना? बीचांगसे की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं नहीं बेटा, दिल तो मैंने तुम्हारा दुखाया है। मैंने तुम्हारे सामने ही तुम्हारे अल्फा को मार दिया था। तुम्हें उस वक्त कितनी तकलीफ हुई है ये मैं नहीं समझ सकता था, लेकिन अब समझ रहा हूँ। प्लीज़ बेटा अपने इस डैड को माफ़ कर दो। तभी वांग जी वहाँ पर आ जाता है और कहता है अगर विंग आपको माफ़ कर देगा लेकिन मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा, आपको 40 करोड़ की सज़ा तो लेनी ही पड़ेगी। विंग जांग से जब ये सुनते हैं तो कहते हैं हाँ ले लूँगा मैं, तुम कोई भी पनिशमेंट दोगे मैं वो भी ले लूँगा। वांग जी कहता है सच्ची पनिशमेंट ले लोगे? विंग नामे सर हिलाता है और कहता है वांग जी वो मेरे डैड है, तुम इस तरह के पनिशमेंट नहीं दोगे। वांग जी कहता है पनिशमेंट तो पनिशमेंट होती है, मिलनी तो चाहिए। ऐसा कहकर वांग जी बीचांगसे की तरफ देखता है और कहता है कल सुबह आप पूरे राजमहल के लिए नाश्ता तैयार करेंगे। विंग अपने सर पर हाथ मारता है और कहता है मेरे डैड को खाना बनाना नहीं आता। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है जानता हूँ इसलिए तो ऐसी पनिशमेंट दी है। तभी आईवान रोने लगता है। लैन कुरन जल्दी से आईवान को विंग के पास लाकर दे देते हैं। विंग आईवान को शांत कराने लगता है लेकिन आईवान चुप नहीं हो रहा था। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है लगता है आईवान को भूख लगी है। वांग जी सबकी तरफ देखता है और कहता है शायद बच्चे को भूख लगी है, मैं विंग को रूम में ले जाता हूँ। सभी लोग हाँ में सर हिलाते हैं। कांगसा सरन जल्दी से विंग के पास आती है और कहती है जब बेटा इसे भूख लगी है इसे दूध पिला दो। विंग हाँ में सर हिलाता है और उसके बाद वांग जी के साथ अपने रूम में चला जाता है और वहाँ जाकर अपने कपड़े उतारने लगता है। विंग वांग जी की तरफ देखने लगता है और कहता है कि
आज के बाद मैं ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनूंगा। इन्हें उतारने में कितनी तकलीफ हो रही है तुम्हें पता है। वांगजी जल्दी से विहिंग के पास आता है और विहिंग की हेल्प करने लगता है और कहता है तुम घबरा क्यों रहे हो, मैं हूं ना, तुम्हारे कपड़े उतारने में मदद कर दूंगा। विहिंग अपना मुंह बना लेता है और कहता है मदद करोगे, तुम तो फ़ायदा उठाओगे। वांगजी कहता है हाँ फ़ायदा उठाना तो चाहता हूँ लेकिन उठा नहीं सकता, अभी हमारा बेबी छोटा है ना। विंग जब वांगजी की ये बात सुनता है तो मुस्कुरा देता है और जल्दी से वांगजी के चिक्स पर एक किस कर लेता है। वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है इतने में मेरा क्या होगा। विंग कहता है और भी तुम्हें चाहिए क्या। वांगजी हाँ में सर हिलाता है। विंग जल्दी से वांगजी के सर पर मारता है और कहता है बस इतना ही मिलेगा, इतने में ही खुश रहो। वांगजी ना में सर हिलाता है और कहता है मुझे तो और भी चाहिए। ऐसा कहकर वांगजी विंग को किस करना स्टार्ट कर देता है। तो चलिए गाइस, इसी हैप्पी मोमेंट के साथ मेरी ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। आप लोगों को मेरी ये स्टोरी हिडन आइडेंटिटी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जाने से पहले मैं आप लोगों से एक ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। एक्चुअली में मेरी 2 स्टोरी अपकमिंग आने वाली है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं पहले कौन सी लेकर आऊँ। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों से ही पूछ लूँ, आप लोग पहले कौन सी स्टोरी सुनते हैं, द ब्रोकन ट्रस्ट का स्पेशल पार्ट, द अनलकी लवर का लास्ट पार्ट, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, जो मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।